हेलो सेकंड ईयर के लेपिकन्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। और मैं आपका स्वागत करता हूँ लेपिक में। और मैं आप लोगों के लिए आज यूनिट 2 का ऑपरेटिंग सिस्टम के वन शॉट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं यूनिट 1 का वन शॉट लेकर आया था, जिसको आप सबने बहुत सारा प्यार दिया और आपने बोला कि आपको और भी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपके सभी सिलेबस की ज़िम्मेदारी आपसे ज़्यादा हमारी है। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, चाहे वो टफल हो, चाहे वो जावा हो, आपको सभी लेक्चर्स के वन शॉट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ। तो आज यूनिट 2 का ऑपरेटिंग सिस्टम का वन शॉट ले आए हैं। जिसने यूनिट 1 का नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर यूनिट 1 का वन शॉट ज़रूर देखो, क्योंकि उस वन शॉट को देखने के बाद आपको किसी भी चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 100% गारंटी है मेरी। एक बार यूनिट 1 को देखो, कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यूनिट 1 को देखो और 100% आपको एक-एक कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। और आज यूनिट 2 को देखने के बाद यूनिट 2 में आपको 1% डाउट नहीं रहेगा। आपका काम रहेगा इसके बाद आपको नोट्स को रिवाइज़ करना है। नोट्स को आप या तो खुद से बना लो या तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर ले सकते हो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल जॉइन करने का लिंक भी वहाँ मिल जाएगा। फॉर अपडेट्स ज़रूर जॉइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो करना। एक छोटी-सी आपसे नाराज़गी रहेगी कि मैंने देखा यूनिट 1 के वन शॉट पे 1.2 के व्यूज़ हैं, बट लाइक्स 34 क्यों? तो यार देखो, अगर आप लाइक्स नहीं करते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे आपको वीडियो पसंद नहीं आई। आप लाइक्स करते हो, कमेंट करते हो, उससे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो अगर आपको चाहते हो आप कि मैं आपके सारे वन शॉट मैं बनाऊँ, तो आपको मेरे वीडियो के नीचे आपको 100 लाइक्स तो एटलीस्ट रखने पड़ेंगे। तो अगर वीडियो देखते हो, तो पसंद आती है, तो तुरंत लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, ठीक है? तभी आपके जो है आगे कंटेंट आते रहेंगे, एक मेंटेन रहेगी एक कंसिस्टेंसी, समझ गए ना? तो इतना काम यार आपको करना पड़ेगा, समझ गए ना? तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 को और बिल्कुल ढंग से आपको यूनिट 2 समझ में आने वाली है, ट्रस्ट मी। तो सबसे पहले यूनिट 2 देखो, यूनिट 2 जो है आपकी बेस्ड है पूरी प्रोसेस कॉन्सेप्ट पर, ठीक है? तो आपको प्रोसेस क्या होती है और प्रोग्राम क्या होता है, ये 2 चीज़ों का आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या होती है, एक आपको पता होनी चाहिए प्रोसेस और एक आपको प्रोग्राम पता होना चाहिए। अब देखो यार, प्रोग्राम होते हैं आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होते हैं आपके? सेट होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, बेसिकली टास्क, है ना? आपके अलग-अलग तरह के टास्क। तो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके प्रोग्राम, यानी कि अलग-अलग टास्क। अब इन्हीं टास्क को, ये जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जब आप एग्जीक्यूट कराते हो, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जब आप एग्जीक्यूट कराते हो, या यूँ कह लें जब आप इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करके कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कराते हो, इनको इस्तेमाल करके आप कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कराते हो, तो ये बन जाते हैं आपके प्रोसेस। तो ये आपके बन जाते हैं प्रोसेस। देखो कितना आराम से आपको साइकिल के फॉर्म में समझा दिया मैंने कि प्रोग्राम और प्रोसेस होते क्या है। प्रोग्राम होते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस का सेट, इंस्ट्रक्शंस। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करके, यानी कि इन एग्जीक्यूट करके जब आप अलग-अलग टास्क परफॉर्म कराते हो, तो दैट बिकम्स प्रोसेस। यानी कि प्रोसेस इज नथिंग बट प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो जब भी आपको प्रोसेस की डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी, तो आप लिखोगे प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। और प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आई गेस अब आपके दिमाग में फीड हो गया होगा कि प्रोसेस क्या है और प्रोग्राम क्या है, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम क्या है, तो समझ में आ गया। कि इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि जो आपकी प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो आपका, वो क्या है? वो है इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस टेबल आराम से क्या है? इंस्ट्रक्शंस आपके कहीं न कहीं स्टोर्ड आराम से पड़े हुए हैं, तो वो होते हैं आपके पैसिव। वो आपके होते हैं पैसिव। उनको हम कहते हैं पैसिव। क्या कहते हैं? पैसिव, ठीक है? PASSIV। तो आपके जो प्रोग्राम होते हैं वो आपके पैसिव होते हैं। जबकि आपका प्रोसेस, अगर आपको प्रोसेस करवाना है, यानी आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको आपको मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। एंड क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव। इट इज एन एक्टिव एंटिटी। तो देखो कितना आसान याद करना। एक्शन हो रहा है सो एक्टिव, एक्शन नहीं हो रहा तो वहाँ पे पैसिव, ठीक है? तो इतनी सी चीज़ है जो आपके प्रोसेस कॉन्सेप्ट में आपको पता होनी चाहिए कि प्रोसेस इज नथिंग बट प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो कि एक एक्टिव क्वांटिटी है। और इसमें क्या करते हैं हम? प्रोग्राम कोड वगैरह जो है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। फाइन। तो ये हो गया आपका प्रोसेस कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है, मेजर मेजर डिफरेंसेस जल्दी से देख लेते हैं। अभी डेफिनेशन में आपको काफी डिफरेंसेस समझ में आ गए। जैसे कि प्रोग्राम होता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अभी बताया था टास्क होते हैं। इन्हीं टास्क को एग्जीक्यूट करा के जब आप कोई जॉब परफॉर्म करवाते हो, यानी कि इन्हीं प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करा देते हो, तो बन जाता है प्रोसेस। प्रोग्राम अभी बताया था स्टोर्ड रहते हैं, डिस्क में इंस्ट्रक्शन है तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखोगे ही। और क्योंकि स्टोर्ड है, दे आर पैसिव। एंड बिकॉज आपको प्रोसेस कर जो है वो होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, सो फॉर दैट यू नीड टू लोड इट इनटू द मेमोरी, देयरफॉर इट इज एन एक्टिव एंटिटी, इट इज एन एक्टिव एंटिटी। फाइन। अब देखो प्रोग्राम क्या है? जस्ट इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं आराम से, तो इनको किसी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको प्रोसेस की बात करते हो, तो प्रोसेस मींस कि आपके जो प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूट होना है, और एग्जीक्यूट अपने आप नहीं हो जाते। एग्जीक्यूट होने के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी की, इनको रिक्वायरमेंट होती है सीपीयू की। तो दे रिक्वायर समथिंग ना, तो दे नीड रिसोर्सेज, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट लास्ट डिफरेंस रहेगा, आपका जो प्रोग्राम होते हैं उनमें कोई स्टेट चेंज का फंडा नहीं है। दे आर जस्ट इंस्ट्रक्शंस, आराम से पड़े हुए स्टोर हो रखे हैं डिस्क में, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आपका प्रोसेस में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, जैसे कि रेडी हो गया आपका, रनिंग स्टेट आपका हो गया, स्टार्ट स्टेट, वेटिंग स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट। ऐसे आपके 5 स्टेट्स होते हैं आपके प्रोसेस में। अभी जस्ट अगला ही टॉपिक है, उसको देखते हैं। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आपके एग्जांपल, इनको आप अच्छे से देख लो। तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा? देखो हम बार-बार रिकैप करेंगे, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बिल्कुल फीड हो जाएँ। कि आपका प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा के हम जो टास्क परफॉर्म कर देते हैं, तो बन जाती है प्रोसेस। प्रोग्राम आपके होते हैं पैसिव, आपकी प्रोसेस जो होती है वो होती है आपकी एक्टिव। फाइन।
प्रोग्राम को कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोसेस को पड़ती है सीपीयू वगैरह की। प्रोग्राम में कोई स्टेट का फंडा नहीं, प्रोसेस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ जाते हैं और अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है प्रोसेस स्टेट्स। तो अभी बताइए प्रोसेस की 5 स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट होती है आपकी जो आपकी न्यू स्टेट है, आपकी स्टार्ट स्टेट है, उसके बाद आपकी रेडी स्टेट आती है, रनिंग स्टेट आती है, आपकी वेटेड स्टेट आती है और आपकी टर्मिनेटेड स्टेट आती है। तो अब एक डायग्राम से ना पूरा प्रोसेस समझते हैं, बाकी थ्योरी आप आराम से रीड करते रहना। सबसे पहले न्यू स्टेट। न्यू स्टेट मतलब जो आपकी प्रोसेस है वो क्रिएट हुई है और अभी आराम से बैठी हुई है स्टेबल होकर। ठीक है, अभी प्रोसेस आपकी नई 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 क्रिएट हुई है। अब वो प्रोसेस को जाना है रेडी स्टेट में, वो प्रोसेस को जाना है रेडी स्टेट में। तो अब प्रोसेस जाएगी रेडी स्टेट में और यहाँ रेडी स्टेट में प्रोसेस क्या करेगी, वेट करेगी। किसका वेट करेगी, सीपीयू का। तो इस रेडी स्टेट में प्रोसेस वेट करेगी किसका, सीपीयू का, कि उसको सीपीयू मिले और वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ रेडी स्टेट में क्या होगा, जो प्रोसेस है वो आपकी वेट करेगी। ठीक है, अब रेडी स्टेट से जो आपका शेड्यूलर है यानी आपका सीपीयू शेड्यूलर है वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को उठाएगा, उस प्रोसेस को पिक करेगा एंड इट विल मूव द प्रोसेस इनटू द रनिंग स्टेट। तो आपका शेड्यूलर रेडी स्टेट से प्रोसेस को पिक करके कहाँ ले जाएगा, इनटू द रनिंग स्टेट। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कैसी, यहाँ पर 3 कंडीशन बनेंगी। कितनी कंडीशन बनेगी, 3 कंडीशन। अब इन तीनों कंडीशन को ढंग से सुन लो, दिमाग में फीड कर लो। पहला केस तो ये होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट हुआ, आपका जो भी काम था वो हो गया, उसने सीपीयू फ्री करा और वो एंड हो गई, यानी आपकी प्रोसेस एंड हो गई। कंडीशन 2, कंडीशन 2 ये हो सकती है कि मान लो आपकी प्रोसेस को आईओ इवेंट्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स है, यानी आपका प्रोसेस जो है उसको आईओ इवेंट्स चाहिए फॉर गेटिंग एग्जीक्यूटेड। लेट से आपको लाइक कुछ फाइल, कोई फाइल रीड करने का ऑपरेशन है या आपको कोई यूजर इनपुट देना है, ऐसी कोई कंडीशन है आपकी, यानी कि जिसमें आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए क्या होगा कि आईओ रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, है ना, और आपकी जो रनिंग, आपकी जो प्रोसेस है वो क्या करेगी, वेट करेगी, यानी वो वेटिंग स्टेट में आ जाएगी। और यहाँ पर किसका वेट करेगी, यहाँ पर वेट करेगी फॉर द आईओ इवेंट कंप्लीशन। मतलब जो भी आईओ इवेंट होने वाला है, इनपुट आउटपुट इवेंट रीडिंग या राइटिंग का, उसके कंप्लीट होने का वेट करेगी। एंड जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी वो फिर से चली जाएगी आपकी रेडी स्टेट में, इसमें चली जाएगी आपकी रेडी स्टेट में। तो कंडीशन 1 क्या थी कि वो आराम से एग्जीक्यूट हुई और वो एंड हो गई। कंडीशन 2, उसको कुछ आईओ इवेंट्स की जरूरत है लाइक रीडिंग और राइटिंग डेटा, तो उसके लिए वो वेटिंग स्टेट में गई और आईओ इवेंट कंप्लीशन का उसने वेट करा एंड वो रेडी स्टेट में चली गई। अब वो फिर से रनिंग में जाएगी एंड और सारा काम होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि लेट से वो रनिंग स्टेट में आराम से एग्जीक्यूट हो रही है बट किसी ने इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुए। क्या हुए, इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुए। एंड इंटरप्ट सिग्नल कौन से सिग्नल्स होते हैं, जो आपके किसी भी प्रोसेस को एंड कर देते हैं। आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा कि इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को रोक देते हैं बेसिकली। और ऐसा जनरली कब होता है, जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आपकी आती है तो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को रोक दिया जाता है, क्योंकि जो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उनको पहले एग्जीक्यूट करना होता है। तो इन दैट केस इंटरप्ट सिग्नल्स जनरेट होते हैं। तो मान लो अब इंटरप्ट सिग्नल्स जनरेट हुए क्योंकि कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस जो है वो आ गई। तो इस केस में भी क्या होगा कि जो आपकी प्रोसेस उसको उठाकर वापस रनिंग स्टेट में भेज दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये था आपका पूरा पांचों स्टेट्स का काम। एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले न्यू स्टेट, जब आपका प्रोसेस अभी अभी जो है क्रिएट होकर आया है। फिर रेडी स्टेट में जाता है न्यू स्टेट, जहां पर वो किसका वेट करता है, सीपीयू का वेट करता है। अब वो सीपीयू शेड्यूलर जो होता है आपका, वो प्रोसेस को आपके रेडी स्टेट से पिक करता है एंड रनिंग स्टेट में पहुंचाता है, जहां पर आपकी 3 कंडीशन बनती है। पहला कि वो एग्जीक्यूट होकर एंड हो जाए, दूसरा वो आईओ इवेंट्स का वेट करे तो रिक्वेस्ट जाएगी और आईओ इवेंट कंप्लीशन का वेट करेगा, एंड तीसरा कि इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हो गए, इन दैट केस वो फिर से रेडी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट डायग्राम। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन आता है स्टेट्स ऑफ दी प्रोसेस। आपकी 5 ये पूरा डायग्राम सा बना के आ जाना, एक एक लाइन लिख कर आ जाना, आपका काम खत्म। बाकी आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर जो चीजें आपको अभी समझाई गई हैं वो सब यहाँ पर लिखी गई हैं, जो आप लिख दोगे कि न्यू स्टेट में प्रोसेस क्रिएट होता है, रेडी स्टेट में सीपीयू का वेट करता है। देखो ये कीवर्ड्स आपको लिख कर आने हैं, जैसे कीवर्ड है वेटिंग फॉर द सीपीयू। आप में से बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया हमें इंग्लिश लिखने में दिक्कत आती है पेपर में, हमसे सेंटेंस नहीं बन रहे होते, तो आप कीवर्ड्स लिखा करो कि रेडी स्टेट में ये मेंशन कर दो कि वेटिंग फॉर द सीपीयू, यहाँ पर सीपीयू का वेट होता है। फिर रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट होता है सीपीयू पर, वेटिंग स्टेट आपका जो वेटिंग स्टेट होता है वहाँ पर आईओ का वेट होता है। इट कैन नॉट कंटिन्यू अंटिल सम एक्सटर्नल इवेंट्स हैपन, यानी कि आईओ इवेंट्स। और टर्मिनेट मतलब फिनिश्ड। अब आगे आते हैं हमारे पास AQ2 के 2 क्वेश्चन जो आपको ढंग से करने हैं। आपके AQ2 में आए थे, एक आपका 2022-23 में आया था और एक आपका 2023-24 में आया था। दोनों ही क्वेश्चन आपके प्रोसेस स्टेट से रिलेटेड थे। ठीक है, तो यानी प्रोसेस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बिजी वेटिंग, देखो सबसे पहले पूछा था बिजी वेटिंग क्या होता है। तो देखो बिजी वेटिंग का मतलब ये है, इसके नाम में इसका काम छुपा है, वेटिंग। मतलब आप वेट करे जा रहे हो और आप बिजी भी हो, आप बिजी भी हो और आप वेट भी करे जा रहे हो, यानी कि आप वेट करने में बिजी हो। ठीक है, तो इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका प्रोसेस है वो एक लूप में फंसा हुआ है, वो एक लूप में फंसा हुआ है। वो एक ऐसी कंडीशन को चेक कर रहा है जो कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होने वाली, समझ रहे हो। वो एक ऐसी कंडीशन को चेक करने बैठा है ट्रू होने के लिए, जो कि कभी ट्रू होने वाली नहीं है। इस चक्कर में वो एक लूप में फंसा हुआ है। अभी वो लूप में फंसा है, लेकिन क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी, यानी वो सीपीयू लेकर बैठा हुआ है। सीपीयू लेकर बैठा है, सीपीयू का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ वो एक लूप में फंसा हुआ है और वेट करे जा रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ बिजी वेटिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कितना सारा जो है सीपीयू का टाइम वेस्ट हो रहा है, एफिशिएंसी सिस्टम की बेकार हो रही है, जबकि कोई भी यूजफुल टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा। जैसे एक कंडीशन मान लो, जैसे आप एक कंडीशन समझ सकते हो, 0 इज इक्वल इक्वल सॉरी एक सेकेंड, जैसे कंडीशन ले लो कि आपका 0 इक्वल इक्वल टू 1। क्या ये कंडीशन कभी ट्रू होगी? नहीं।
तो ये एक इनफाइनाइट बिजी वेटिंग का एग्जांपल हो सकता है कि कंडीशन कभी ट्रू नहीं होने वाली कि 0 इक्वल इक्वल टू 1, जो आपका प्रोसेस एक इनफाइनाइट लूप में फंसा रहेगा और सीपीयू के रिसोर्सेज को वेस्ट करता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग समझ में आ गया, नाम में काम छुपा है, वेट कर रहा है, वेट करने में बिजी है पर कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ वेट कर रहा है कि भाई कोई कंडीशन ट्रू हो जाए, पर वो कंडीशन कभी ट्रू होने वाली है नहीं। तो इससे काफी सारी वेस्टेज ऑफ सीपीयू स्पेस, टाइम, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और सिस्टम की एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आ रहा था कि प्रोसेस स्टेट को डिफाइन करो, क्या होती है प्रोसेस स्टेट, क्या होती है, अभी पूरे प्रोसेस स्टेट पढ़ी, बताओ प्रोसेस स्टेट क्या होती है, क्वेश्चन का आंसर खुद दो, वीडियो पॉज करो, खुद सोचो मन में, पहले सोच लिया। प्रोसेस स्टेट होती है आपकी जो भी प्रोसेस है उसकी करंट कंडीशन क्या है, उसकी करंट कंडीशन, वो रेडी स्टेट में है, वो वेटिंग स्टेट में है, वो रनिंग स्टेट में, कौन सी स्टेट में है, वो करंटली उसका स्टेटस क्या है, दैट इज द प्रोसेस स्टेट, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया बिल्कुल तगड़े तरीके से। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंकरेंसी पे मूव कर जाते हैं। तो अब कंकरेंसी की बात कर लेते हैं। देखो कंकरेंसी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इस टॉपिक को ढंग से समझ लेना, आपके बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कंकरेंसी का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझो। कंकरेंसी का मतलब होता है कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड्स, आई रिपीट, एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड्स रन कर रही होती है या एग्जीक्यूट हो रही होती है। पर क्या एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल है कि एक साथ सारी प्रोसेस एक सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाए? नहीं। बट यहाँ पर अगर आपने यूनिट 1 पढ़ी होगी मुझसे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या नाम था, अब तो याद कर लो, बोलो जल्दी जल्दी, क्या था? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, बिल्कुल सही। अगर आपने सही बताया तो भाई खुद को शाबाशी दो। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने वहाँ पे? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता था कि जो आपका सीपीयू होता था, और ये कौन से टॉपिक में पढ़ा था हमने? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना, वहाँ पर पढ़ा था हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट। वहाँ पर मैंने बताया था कि आपका जो एक सिंगल सीपीयू है उसको बहुत सारी प्रोसेसेस यूज करनी है फॉर एग्जीक्यूशन। तो इन दैट केस सीपीयू स्विच करे जा रहा है कि अभी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, जल्दी से उसको वेट पे लगा के अगले के पास चला गया, फिर रिज्यूम करा, फिर वेट, ये करके एक मल्टीपल स्विचेस करता है, और एक साथ ऐसा लगता है कि सारी प्रोसेसेस थ्रेड्स जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, एंड दैट इज द कंकरेंसी। कि एक्चुअली में तो नहीं हो रही होती है, बट ऐसा लग रहा होता है, इट अपीयर्स टू बी दैट द ऑल द प्रोसेसेस और द थ्रेड्स आर अकरिंग और एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम, और एक सिंगल सीपीयू का इस्तेमाल वो कर रहे होते हैं। तो इन दैट केस हमने कुछ बेनिफिट्स पढ़े थे, किसी को याद है? यूनिट 1 अगर किसी ने ढंग से पढ़ी हो, क्या था कि जो आपका सीपीयू था वो आइडल नहीं बैठ पा रहा था, आपका सीपीयू एकदम बिजी था, जिसकी वजह से आप सीपीयू का बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे थे और कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही थी सीपीयू के टाइम की। तो ये वहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी। तो आपको कंकरेंसी समझ में आ गई, तो अब आपको आगे के कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ में आएंगे, जैसे कि गोल क्या है कंकरेंसी का, क्या है आप बताओ। चल मैं हाइड कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, बताओ इतने समझने के बाद आपको कंकरेंसी के गोल से क्या क्या समझ में है। वीडियो पॉज करो यार, पॉज किया करो, खुद सोचा करो, फिर देखा करो। तो गोल्स क्या क्या हो जाएंगे आपके? पहला, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आपने देखा कि आपका सीपीयू बेटर वे में यूटिलाइज कर पा रहे हो क्योंकि वो आइडल नहीं बैठ रहा। एक इंपॉर्टेंट टर्म है आइडल, मतलब वेले बैठे रहना। तो सीपीयू को आप वेला नहीं बैठे रहने दे रहे, उससे काम कराए जा रहे हो, ठीक है। एक साथ मल्टीपल यूजर से प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आइडल टाइम रिड्यूस हो रहा है, भाई जब बताया वेला नहीं बैठ पा रहा सीपीयू। एंड एग्जीक्यूशन, ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन क्या हो रही है आपकी? फास्टर। तो ये कुछ हो गया आपके गोल्स, ठीक है। तो आई रिपीट, कंकरेंसी मतलब when the multiple processes or threads are executing at the same time, they are not really executing at the same time, but it appears that they are executing at the same time using a single core CPU, and this whole process is done by the concept of context switching, ठीक है, that the CPU switches among various processes, ठीक है। एंड इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चली कि आपका रिसोर्स बेटर वे में यूटिलाइज हो पा रहा है, लाइक सीपीयू आइडल नहीं बैठ रहा है, फास्टर एग्जीक्यूशन है। अब यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझो, ठीक है। कुछ की कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि आपका आता है प्रोसेस इंटरेक्शन। क्या है? प्रोसेस इंटरेक्शन। तो क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, तो दे मे नीड टू कम्युनिकेट और शेयर रिसोर्सेज ना, बिकॉज दे आर एग्जीक्यूटिंग ऑल टुगेदर एक साथ, तो आपस में कम्युनिकेट भी तो करेंगी। नेक्स्ट, एक सिंक्रोनाइजेशन है सबके बीच। सिंक्रोनाइजेशन इज लाइक आप एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर रहे हो। जैसे आप बचपन में बोलते थे ना कि डांस के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए सबके स्टेप्स के बीच में। तो लाइक इट इंश्योर्स दैट सारी प्रोसेसेस जो है वो शेयर्ड रिसोर्सेज को सेफली यूज करें, शेयर्ड रिसोर्सेज को सेफली यूज करें, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में यूज करें। लेट्स से एक प्रोसेस ने इस रिसोर्सेज को यूज करा, अब इस प्रोसेस ने करा, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम हो जाए। नेक्स्ट, एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अभी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, अभी हल्का सा समझ लो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करता है कि एक टाइमर केवल एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाए। क्रिटिकल सेक्शन वो स्पेस है जहां पर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जाती है, तो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाए, उसको इंश्योर करता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, अभी सिर्फ समझ लो, एक एक लाइन को समझ लो, बाकी डिटेल में समझोगे। नेक्स्ट आता है आपका रेस कंडीशन। क्या होता है? ये आपसे दो दो नंबर में सीधा भी पूछ सकते हैं सारे, ठीक है आपसे। तो रेस कंडीशन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस सेम डेटा को शेयर कर रही होती है सेम टाइम पे, तो उससे क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर डिपेंडेंस आ जाती है। कैसे? अब मान लो, जैसे आपका, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। जैसे मान लो आपका एक ए प्रोसेस है और आपका एक बी प्रोसेस है, ठीक है। अब ए के पास 5,000 रुपए है, ए के पास 50 रुपए, बी के पास भी 50 रुपए है। अब बी ने क्या करा? बी ने बैंक में 30 रुपए डिपॉजिट कर दिए। बी ने क्या करा? बैंक में 30 रुपए डिपॉजिट कर दिए, टोटल कितना हो गया? 80 रुपए। कितना हो गया? 80 रुपए। अब ए ने क्या करा? ए ने इसमें से 40 रुपए जो है वो निकाल लिए। 1 सेकेंड,
ए ने इसमें से 40 रुपए निकाल लिए। अब कितने बचे? 40। अब मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू बी बैंक में कितने पैसे होने चाहिए थे? 80, बट ए के अकॉर्डिंग कितने बचे? 40। यहाँ पर आ गई ना इनकंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस है वो सेम डेटा शेयर कर रही है सेम टाइम पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूशन डिपेंडेंस आपको देखने को मिल रही है। राइट, बढ़िया तरीके से आगे समझ में। अब नेक्स्ट स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है? आपने रियल लाइफ में सुना होगा स्टारवेशन का मतलब भूखमरी जिसे कहते हैं। तो एक प्रोसेस जो है उसको बहुत टाइम से वो बैठा हुआ है और उसको जो है रिसोर्स नहीं मिल रहे, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन। क्योंकि जो हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस है उसको रिसोर्सेज मिले जा रहे हैं, तो लोअर प्रायोरिटी वाला बेचारा बैठा हुआ वेट करे जा रहा है और उसको जो है रिसोर्स नहीं मिल रही, उसकी भूख नहीं मिटाई जा रही, वो एक स्टारवेशन कंडीशन में चला जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स थे जो कि कंकरेंसी में आप पढ़ते हो, आगे आप इनको डिटेल में पढ़ोगे। हमने प्रोसेस इंटरेक्शन पढ़ा कि मल्टीपल प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करती है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक शेयर्ड रिसोर्सेज जो है उनको सेफली इस्तेमाल करें। म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा कि कोई क्रिटिकल सेक्शन पर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जाए। क्रिटिकल सेक्शन का होता है एक स्पेस जहाँ पर प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जाती है। तो इस कंडीशन हमने समझा कि जो है शेयर्ड रिसोर्सेज को जब शेयर कर रही होती है तो एक दूसरे का एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहले इसने ऐड करे माइनस करा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। डेडलॉक देखा, दो से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो वेटिंग। अच्छा, डेडलॉक नहीं बताया आपको। डेडलॉक डेडलॉक क्या होता है? देखो, डेडलॉक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि इसके लिए ना इसको पहले रेज कर लेते हैं, तो आपको डेडलॉक भी हल्का सा बता देते हैं। ठीक है, 1 सेकंड, इसको रेज करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यूनिट 1 में बताया था यार आपको डेडलॉक। जैसे कि आपका मान लो ए प्रोसेस है, ये आपका बी प्रोसेस है, ये आपका रिसोर्स 1 है और ये आपका रिसोर्स 2 है। अब ए ने क्या कर रखा है? ए ने रिसोर्स 2 को ले रखा है, मतलब ए जो है उसको रिसोर्स 2 चाहिए और उसने रिसोर्स 1 को ले रखा है। अब बी को रिसोर्स 1 चाहिए और उसने R2 रिसोर्स को ले रखा है। मतलब ए को R2 रिसोर्स चाहिए और उसने R1 को ले रखा है, बी को R1 चाहिए पर उसने R2 ले रखा है। अब इस केस में तो कोई एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक ने जो रिसोर्स एक को चाहिए वो एक ने जब्त कर रखे हैं, आगे वाले रिसोर्स पे रिक्वेस्ट दे रहा है, और वो रिसोर्स दूसरे ने ले रखे हैं, वो अगले को रिसोर्स को रिक्वेस्ट भेज रहा है। इस केस में ना तो ए एग्जीक्यूट हो पाएगा ना बी, तो एक डेडलॉक कंडीशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये डेडलॉक था। और स्टारवेशन आप समझ गए, प्रोसेस वेट करती रह जाएगी। अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है जो कि करेंसी हैंडल करने के लिए यूज होती है, आप आगे इनको डिटेल में पढ़ोगे। जैसे कि लॉक्स का इस्तेमाल करना, सेमाफर्स। अभी सेमाफर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप आगे देखने वाले हो। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो मेन आपका है सेमाफर्स, और सेमाफर्स को अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स चैलेंजेस आप इनको रीड कर लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट था आपका कंकरेंसी को समझना। अगर आपने कंकरेंसी समझ ली, ये सभी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, गोल क्या है समझ लिया, ये कुछ की कॉन्सेप्ट जो टर्म्स थी इनको समझ लिया, तो बस फिर आपका काम डन है। आपको आगे की यूनिट बहुत ढंग से समझ में आने वाली है। तो अब AKTU के थोड़े से क्वेश्चन करते हैं और आपको ढंग से कंकरेंसी की कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं 2 क्वेश्चन जो कि आपके AKTU में आए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट प्रोसेस? कॉन्करेंट प्रोसेस क्या होती है? और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी को डिफाइन करना था। एक क्वेश्चन आपका 2021-22 में, तो एक क्वेश्चन 2023-24 में पूछा गया। अब अगर आपने भी ढंग से कंकरेंसी के बारे में समझा है, कंकरेंट प्रोसेस या कंकरेंट जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अगर आपने ढंग से समझा है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को बड़े आराम से टैकल कर लोगे। कि कंकरेंट प्रोसेसेस क्या होती है? वो प्रोसेसेस होती हैं जो कि सेम टाइम पर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, या यूं कह लें सेम टाइम पर प्रोसेस हो रही होती है, प्रोग्रेस हो रही होती है। बढ़िया। तो कीवर्ड क्या लिखोगे आप? कीवर्ड यहाँ पर आपका है सेम टाइम। अगर आप कुछ ना भी लिख पाओ तो आपको सेम टाइम जरूर से लिखकर आना है। बढ़िया। तो ऐसी प्रोसेसेस जो कि सेम टाइम पर रन कर रही होती हैं, बट क्या वो एक्चुअली भी कर रही होती हैं? नहीं, बट दे अपीयर टू बी एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम ड्यू टू द फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डन बाय द सीपीयू। बढ़िया। अब अगर आपको प्रिंसिपल डिफाइन करने के लिए बोला जाए, तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बेसिकली ये है कंकरेंसी का कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल प्रोसेसेस को या थ्रेड्स को, थ्रेड्स क्या होते हैं? आपके सब टास्क होते हैं, तो या मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड को एक साथ इंडिपेंडेंटली, रिमेंबर दिस टाइम, आप ये तो चीज को याद रखोगे कि सेम टाइम पर हो रही है, इंडिपेंडेंटली भी हो रही है, एक साथ भी हो रही है और इंडिपेंडेंटली भी हो रही है। तो साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो अकर हो सकती है। ये कैपेबिलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंसी। बढ़िया। तो मेन ये है, बाकी आप ये 2 पॉइंट्स जो भी एक्स्ट्रा लिखे हैं उनको आप रीड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इंश्योर करता है कि जो सेवरल प्रोसेसेस हैं वो स्टेजेस में जो है धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो। और बस ये सारे पॉइंट्स मेन आपको याद रखना है। कंकरेंसी जहाँ भी है वहाँ पर आपको जो कीवर्ड्स लिखने हैं कि सेम टाइम पर जो है कंटिन्यूअसली, साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली आपकी प्रोसेसेस जो है वो रन होती है। अगर आप ये कीवर्ड्स लिख देते हो तो आपका काम बन जाएगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? पहले इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम में आप देख रहे होगे कि सबसे पहले जैसे ये CS क्या है? जल्दी से बताओ, वीडियो को पॉज करो, बताओ CS क्या है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। CS का मतलब होता है क्रिटिकल सेक्शन। क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो CS का मतलब होता है क्रिटिकल सेक्शन, और ये कौन सा फील्ड था जहाँ पर प्रोसेसेस आ रही थी टू गेट द रिसोर्सेज, टू गेट द शेयर्ड रिसोर्सेज, या यूं कह ले टू गेट एग्जीक्यूटेड। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये P0 प्रोसेस है, एक सेकंड, फिर P1 है, फिर P2 है, फिर P3 है। अब आप देख रहे हो P0 प्रोसेस यहाँ पर है, P1 यहाँ पर है, P2 CS के अंदर है, और P3 जो है वो एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल चुका है। तो यानी कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है। यही है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल कि एक टाइम पर, मेरे साथ बोलेंगे यहाँ पर, एक एक टाइम पर
एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। बढ़िया, फॉर एग्जीक्यूशन, दैट्स इट, इतना ही है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो टर्म भयंकर लगती है बट समझ लोगे तो हर चीज आसान है। तो यहाँ पे वही चीज है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस या रिसोर्सेज है वो सेम टाइम पर ना जाए, क्योंकि एक ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहते हैं, एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में अलाउड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, इसको ढंग से लिख कर आना, दैट ओनली वन प्रोसेस इज अलाउड एट एनी इंस्टेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन। इससे क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसेस नहीं जाएंगी और द थिंग्स दे विल नॉट गेट मेस्ड अप। ठीक है, तो नीड क्या है, अच्छा नीड बता सकते हैं इसकी नीड क्या है, कि देखो क्या होता है ना कई टाइम पर कि मल्टी प्रोसेस सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जिनको सेम डेटा को रीड राइट करना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने अभी रेस कंडीशन पढ़ी थी, तो जैसे ए है और आपका बी है, अब सेम डेटा सेम है आपका, इसी डेटा में आपका बी भी चेंजेस कर रहा है, ए भी चेंजेस कर रहा है, गड़बड़ हो रही है ना। ए अपना रिकॉर्ड रख रहा है, बी अपना रिकॉर्ड रख रहा है, पर नहीं रख पा रहा, क्यों, क्योंकि सेम डेटा पर ए भी चेंज कर रहा है, बी पर बी भी चेंजेस कर रहा है। अब ये तो सही नहीं है ना। तो इसकी जगह ये कर सकते हैं कि पहले ए हो, ए आए, अपना काम करे, क्रिटिकल सेक्शन पे शेयर्ड रिसोर्सेज को ले और एग्जीक्यूट होकर निकल जाए, फिर बी आए। तो ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड्स। इससे जो आपके इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, दिस इज अनदर कीवर्ड। तो जो बच्चे इंग्लिश नहीं लिख पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बनाएं, वो इन कीवर्ड्स पर ध्यान देना। अगर आप ये कीवर्ड्स लिख कर आगे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो लाइक इनकंसिस्टेंसीज जो होती है उनको रिड्यूस करता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंसीज, स्पेलिंग भयंकर है बट क्या कर लेना, इनकंसिस्टेंसीज। अब क्रिटिकल सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम जहां पर आपका प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करता है। एक और कीवर्ड, जब आप क्रिटिकल सेक्शन को डिफाइन करोगे तो आप शेयर्ड रिसोर्स लिखोगे। देखो, आप उन बच्चों के लिए चीज बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि जो भी लिख नहीं पाते वो एक कीवर्ड्स लिखकर जरूर आ जाना। ठीक है, अब यहीं पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन पर एक क्वेश्चन पूछा था कि डिटेल में बताओ म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वीडियो पॉज करो, आंसर करो, वीडियो कंटिन्यू करो, फिर देखो क्या तुमने सही बोला है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिवेंट करता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो है शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस ना करने लग जाएं, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसीज होने लग जाती है, उसको रिड्यूस करता है और अलाउ करता है कि केवल सिंगल प्रोसेस ही जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाए एक टाइम पर। बढ़िया। और क्रिटिकल सेक्शन क्या था, यहाँ पर एक और चीज पूछे, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन है क्या, क्रिटिकल सेक्शन वो पार्ट है जहाँ पर शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस किया जाता है। अब अगर दो प्रोसेसेस हैं और वो एग्जीक्यूट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन को सेम टाइम पर और सेम शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रही है, तो इससे क्या होगा, इससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, जहाँ पर हमने रेस कंडीशन डिस्कस की थी, वहाँ पे बताया था ना अच्छे से एग्जांपल लेके कि ए था, आपका बी था, बी के हिसाब से पैसे कुछ होने चाहिए थे, ए के हिसाब से कुछ होने चाहिए थे, तो गड़बड़ हो गई थी ना। वो प्रॉब्लम ही है हमारी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम क्या है, रेस कंडीशन। वो जो रेस कंडीशन है वही क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, किसी भी प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ढंग से समझना कि अगर मान लो ये बड़ा सा आपका प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के अंदर आपका सबसे पहला पार्ट होता है एंट्री सेक्शन, जहां से एंट्री हो रही है, यानी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है कि आपको क्रिटिकल कोई प्रोसेस है, वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, दैट इज द एंट्री सेक्शन। फिर आता है क्रिटिकल सेक्शन कि अगर प्रोसेस जब ग्रंट हो गई, अभी क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं है, खाली है क्रिटिकल सेक्शन, तो उसने अलाउ कर दिया कि ये प्रोसेस आ सकती है एग्जीक्यूट होने के लिए, शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन आता है एग्जिट सेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका कोड होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो आपका कोड होता है वो रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन पर जो आपका प्रोसेस है वो क्या लेता है, रिसोर्सेज लेता है, शेयर्ड रिसोर्सेज लेता है, उन रिसोर्सेज को क्या कर देता है, एग्जिट सेक्शन में रिलीज कर देता है। एग्जिट सेक्शन में उन कोड को, उन सोर्स को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। एंड देन रिमाइंडर सेक्शन जो होता है, यहाँ पर आपके बाकी प्रोग्राम होते हैं, आपके बाकी प्रोग्राम होते हैं। बढ़िया। तो आपका प्रोग्राम एक यहाँ पर है जो आया, रिक्वेस्ट करी, क्रिटिकल सेक्शन में शेयर्ड रिसोर्सेज लिए, एग्जीक्यूशन के बाद उन रिसोर्सेज को रिलीज किया, और रिमाइंडर सेक्शन में आपके बाकी प्रोग्राम, अब इनमें से कोई प्रोग्राम उठकर आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से आपकी प्रोसेस जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। दिमाग में फीड हो गया, प्रोसेस का स्ट्रक्चर बताओगे तो 4 सेक्शन बताने, कौन कौन से, वीडियो पॉज करो, बोलो कौन कौन से, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, रिमाइंडर सेक्शन। एंट्री सेक्शन में क्या होता है, रिक्वेस्ट भेजता है प्रोग्राम जिसको एग्जीक्यूट होना है। क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है कि प्रोग्राम जो है शेयर्ड रिसोर्सेज को लेकर एग्जीक्यूट होता है। एग्जिट सेक्शन में जो उसने रिसोर्सेज लिए होते हैं उनको रिलीज कर देता है, और रिमाइंडर सेक्शन में आपके बाकी प्रोग्राम होते हैं। अब उनमें से कोई प्रोग्राम उठकर आएगा और रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम हमने बहुत ढंग से डिस्कस कर ली है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इनको समझ लो। 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है क्रिटिकल सेक्शन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही हो गया। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है, एक प्रोसेस ही अलाउड है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, तो इसमें तो क्रिटिकल सेक्शन वाली प्रॉब्लम ही दूर कर दी, तो 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस आएंगी नहीं, डेटा इनकंसिस्टेंसीज होने का चांस ही नहीं है। दूसरा क्या है, प्रोग्रेस क्या कहता है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, तो एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस जो चाहता है कि वो क्रिटिकल आना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, वो बिना कोई देरी किए आ जाए। तो यानी कि प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए, काम आगे बढ़ते रहना चाहिए, चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। एंड बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए कि लाइक कितनी टाइम अदर प्रोसेसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है बिफोर अ वेटिंग प्रोसेस इज अलाउड एंटर। मतलब कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए कि कितनी टाइम्स अदर प्रोसेसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रही है बिफोर वेटिंग अ प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब वेटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, समझ रहे हो ना यहाँ पर। तो ये आपकी 3 कंडीशन है आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन
प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। तीनों याद रहेंगी, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मेरे साथ बोलो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। ठीक है, उसके बाद ये टेक्निक्स हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने के लिए और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखो काफी सारे अप्रोच है। अगर आप सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात करोगे तो सॉफ्टवेयर में आपका पीटरसन एल्गोरिथम बहुत फेमस है, आपका डेकर है, आपका डेकर है जिसको आप देखोगे, आपका पीटरसन है, ये क्या है आपके सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपके टेस्ट एंड सेट है, अभी आगे देखोगे एक जैसी चीज है बस ये, लाइक हार्डवेयर में टेस्ट एंड सेट, सॉफ्टवेयर पीटरसन। और सिंक्रोनाइजेशन टूल यूज करते हैं सेमाफर्स, अभी हम सेमाफर्स को ढंग से देखेंगे कि आपके सेमाफर्स को देखेंगे। बढ़िया। अब कॉमन इश्यूज क्या हो सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ? पहला तो रेस कंडीशन है, वही जो अभी बताया था, जो प्रॉब्लम हो रही थी कि ए कुछ कर रहा था बी कुछ कर रहा था। डेटा इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। अच्छा, डेडलॉक हो सकता है, डेडलॉक अभी ढंग से समझाया था कि एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है और उसको दूसरा चाहिए, वो दूसरा रिसोर्स किसी और प्रोसेस को चाहिए और उसके पास वो रिसोर्स है जो कि पहली वाली प्रोसेस को चाहिए, तो इससे आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी और डेडलॉक आ जाएगा। और स्टारवेशन क्या था? स्टारवेशन मतलब एक प्रोसेस बस वेट करे जा रहा है, वेट करे जा रहा है, वेट करे जा रहा है और उसको क्रिटिकल सेक्शन जो है वहां पर जाकर आप शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने का मौका मिल ही नहीं था, तो स्टार हो जा रहा है, यानी कि उसमें भुखमरी आ जा रही है। तो स्टार हो जा रहा है प्रोसेस, लाइक बार बार हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ रही है, प्रोग्राम्स आ रहे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए और जो वो है वो बेचारा बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन आया था AKTU 2023-24 में, जहां पर आपको चैलेंजेस बताने थे म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एग्जीक्यूट करते टाइम इन कंकरेंट प्रोसेस। सबसे पहले वीडियो पॉज करके बताओ म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन बता दिया, पहले बताओ वीडियो पॉज करके बता दिया। अब कंकरेंट प्रोसेस क्या है, दोनों चीजें आंसर करें, वीडियो पॉज करके आंसर किया करो, तभी दिमाग में याद रहेगा, तभी पेपर में लिखोगे। और अगर अभी ढंग से जितना बोला जाए कर लिया तो बाद में रोना नहीं पड़ेगा, एक रात पहले भी करके समझे ना। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस अलाउड है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए। ठीक है, और कंकरेंट क्या है? कंकरेंसी क्या है? कंकरेंसी मतलब एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है यूजिंग कंटेक्स्ट स्विचिंग बाय द सीपीयू। अब यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन को क्या करना है, अचीव करना है इन कंकरेंट प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले तो आएगा आपका रेस कंडीशन। अब रेस कंडीशन क्या है कि जब दो से ज्यादा प्रोसेसेस या थ्रेड्स, जिनको हम सब टास्क कह सकते हैं, सब प्रोसेस कह सकते हैं, वो डेटा को शेयर कर रहे होते हैं सेम टाइम पर और उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है? फाइनल रिजल्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड कर जाता है ना। कि जैसे बताया था, अच्छी एग्जांपल देखिए कि ए ने लेट से 50 रुपए ऐड करे, बी ने 40 करे। अब मान लो ए ने क्या करा, 40 में से 20 रुपए निकाल लिए, तो अब ए के हिसाब से उसके पास है 70 रुपए और बी के हिसाब से 20 रुपए बचे, है ना। तो ये ऑर्डर अगर, लेकिन इसके लिए अगर आपको समझना है कि एक्चुअली में रिजल्ट क्या रहा, तो उसके लिए आपको ऑर्डर समझना पड़ेगा कि पहले उसने डाले उससे निकाले, समझ रहे हो ना, जो एग्जांपल देके समझाया। तो रेस कंडीशन जो है वो सबसे पहला जो चैलेंज है वो आने वाला है इन दिस केस। तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ढंग से अप्लाई ना करा जाए तो रेस कंडीशन होगी, जिसकी वजह से क्या होंगे? अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। जैसे अब बी को लगेगा कि उसके पास तो 40 रुपए ही है, पर ए के हिसाब से बी के बैंक में 20 रुपए, उसके पास 70 रुपए, पर बी के हिसाब से तो उसके पास 40 रुपए ही हुए ना, जो 40 रुपए जमा कर दे, 20 रुपए निकाल लियो ए ने, उसको क्या पता। नेक्स्ट है डेडलॉक। देखो वही चीजें हैं, मतलब समझ रहे हो, ये कुछ कीवर्ड्स हैं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे कंकरेंसी का, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, कुछ चीजें कॉमन रहेंगी। रेस कंडीशन बताना, डेडलॉक बताना। डेडलॉक आई थिंक तीसरी या चौथी बार आप सुनोगे कि जब एक लेट से आपके पास दो प्रोसेस है और दो प्रोसेस में से एक P1 एक P2 है, P1 को रिसोर्स R1 चाहिए, उसने R2 ले रखा है, और आपकी प्रोसेस P2 को जो है रिसोर्स R1 चाहिए, उसने R2 ले रखा है, तो इन दैट केस डेडलॉक अगर हो जाता है। जब एक प्रोसेस दूसरे रिसोर्स का वेट कर रही होती है जो कि किसी और प्रोसेस ने होल्ड कर रखा होता है और उसने जो रिसोर्स होल्ड कर रखा है उसको और को चाहिए, है ना, तो उस केस में डेडलॉक हो जाता है। स्टार्वेशन क्या है कि एक प्रोसेस वेट करती रह जाएगी और क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस बार बार जाके एग्जीक्यूट हो रही है। बिजी वेटिंग की समझाया था, क्या था बिजी वेटिंग? याद है किसी को कि वेट भी कर रहा है और बिजी है, मतलब बिजी किस चीज में? वेट करने, मतलब एक्चुअली में वो कोई काम नहीं कर रहा, वो खाली बिजी रह रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? सीपीयू का बहुत ही यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रायोरिटी इन्वर्जन। अब ये कुछ नया है, देखो प्रायोरिटी इन्वर्जन क्या होता है, नाम में काम छुपा है। प्रायोरिटी इन्वर्जन मतलब प्रायोरिटी का इन्वर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो लॉक लगा देती है और ब्लॉक कर देती है किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को दैट नीड्स द सेम लॉक। मतलब एक एक लॉक जो कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को चाहिए, वो लॉक लो प्रायोरिटी प्रोसेस लगा देती है। तो इन दैट केस क्या होता है कि आपकी लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस जो है वो अब उसके पास होल्ड है, अब हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस के पास होल्ड नहीं है। तो अगर हैंडल नहीं करा प्रॉपर्ली तो इसका सिस्टम जो है वो हाई प्रायोरिटी टास्क को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और अगर आप भी जानते हो अगर हाई प्रायोरिटी वाले टास्क को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे क्या होता है आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है अगर आपकी हाई प्रायोरिटी टास्क को रोक दिया जाए और आपकी लो प्रायोरिटी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए प्रायोरिटी इन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट चैलेंज बन जाएगा आपका इन दैट केस। तो प्रायोरिटी इन्वर्जन क्या है? प्रायोरिटी को इन्वर्ट कर देना जब लो प्रायोरिटी प्रोसेस लॉक यूज कर लेती है जो कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को चाहिए होता है। इन दैट केस आपकी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपका कीवर्ड आपका रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस होगा। एंड आपका लास्ट चैलेंज आता है आपका परफॉर्मेंस ओवरहेड। परफॉर्मेंस ओवरहेड, देखो ओवरहेड क्या होता है, लाइक ओवरहेड होता है बहुत सारी इकट्ठा हो जाना, कुछ भार इकट्ठा हो जाना। तो जब हम जैसे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लॉक, सेमाफर्स, मॉनिटर्स वगैरह ऊपर देखे थे। तो उससे क्या होता है, उससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा ओवरहेड ऐड हो जाता है। जब आप इतने सारे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हो तो उससे ओवरहेड ऐड हो जाता है। तो बहुत सारी लॉकिंग वगैरह करने से और फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने से क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? वो स्विचिंग जो सीपीयू परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द रियल टाइम, ड्यूरिंग द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पढ़ा था ना। और किस काम को करवाने के लिए होता है? कंकरेंसी अचीव कराने के लिए।
याद है? यस। तो क्योंकि उसको अचीव कराने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो रही है, तो एक अनदर चैलेंज होगा। तो ये 6 चैलेंजेस है, मेरे साथ बोलेंगे। रेस कंडीशन, लाइन से बोलते हैं, और कौन से दिमाग में रखने हैं? रेस कंडीशन, डेडलॉक, स्टारवेशन, बिजी वेटिंग, प्रायोरिटी इन्वर्जन और आपका परफॉर्मेंस ओवरहेड। ट्रस्ट मी, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो एक एक टॉपिक दिमाग में ना बिल्कुल फीड हो जाएगा, और आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, पेपरों में बिल्कुल दिक्कत आने वाली है नहीं। समझ गया ना? बिल्कुल एकदम क्लियर करके चलेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जल्दी से लाइक करो, और लाइक करो तभी आगे बढ़ेंगे। समझ गए? पहले लाइक करते हो, और शेयर भी किया करो यार। शेयर करोगे, लाइक करोगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आपके लिए, जल्दी 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 कंटेंट बनाने का मन करेगा। कमेंट भी किया करो, आपको वीडियो पसंद आया करे तो। ठीक है? और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी डिमांड हो, सारी कमेंट आप फ्रीली आप कमेंट करते जाओ। ठीक है? और नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट पे ले सकते हो। अब सेमाफर्स पे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हम लोग अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक कर लेते हैं, सेमाफर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जितने कॉन्सेप्ट हैं सारे इसी से रिलेटेड हैं। आप सबसे पहले सेमाफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका काम क्या है, उसके मेजर ऑपरेशंस कौन से हैं, और उसके टाइप क्या है। ये 4 चीज़ें पढ़ ली तो मतलब सेमाफर समझ में आ गया। सबसे पहले सेमाफर होता है क्या है, तो कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे ध्यान दो, जब भी कोई कीवर्ड है उसे नोट करके रखा करो। सेमाफर होता है इंटीजर वेरिएबल। क्या होता है? सेमाफर होता है इंटीजर वेरिएबल। सॉरी, सेमाफर होता है इंटीजर वेरिएबल। तो सेमाफर होता है आपका इंटीजर वेरिएबल, और किस लिए यूज होता है? टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ शेयर्ड रिसोर्स। अब आप जानते हो कि आपके पास मेनी केसेस में मल्टीपल रिसोर्सेज, जो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रही होती है। इन दैट केस क्या होता है? इनकंसिस्टेंसीज होती है, क्योंकि एक दूसरे का डेटा जो है सेम डेटा पर काम कर रही है, तो डेटा में चेंजेस हो सकती हैं और इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। तो शेयर्ड रिसोर्स की जो एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम सेमाफर्स को यूज करते हैं, एंड सेमाफर्स होते क्या है? इंटीजर वेरिएबल। नेक्स्ट, सेमाफर्स जो होते हैं उनकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, कि उन्होंने कितने रिसोर्सेज कंट्रोल कर रखे हैं। लेट्स से अगर सेमाफर्स है, उनके पास 4 रिसोर्सेज है इनिशियली, तो उनकी वैल्यू स्टार्टिंग में 4 होगी। अब सेमाफर के 2 मेजर ऑपरेशन होते हैं, एक होता है वेट और एक होता है सिग्नल। जब हम वेट ऑपरेशन यूज कर रहे होते हैं, तो वेट का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस जो है वो रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती है। और मुझे एक बात बताओ, सेमाफर की वैल्यू लेट से 4 है स्टार्टिंग में, और उसके पास 4 रिसोर्स है। अब कोई प्रोसेस जो है वो रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती है, मतलब सेमाफर से एक रिसोर्स ले रही है, तो वैल्यू क्या होगी? एक कम हो जाएगी, मतलब वैल्यू क्या होती है? डिक्रीमेंट। तो जब आप वेट का इस्तेमाल करते हो, तो जो सेमाफर की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होती है। तो देखो, याद रखना कितना सिंपल है। वेट मतलब आपकी प्रोसेस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती है। तो अगर आपके पास 4 सेमाफर के पास रिसोर्स थे, तो आप कितने हुए? 3 हो गए, क्योंकि एक तो उसने दे दिया प्रोसेस को। और सिग्नल क्या होता है? सिग्नल ऑपरेशन इसका जस्ट उल्टा होता है, कि सिग्नल मतलब जो आपका प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो गया, और उसने अब रिसोर्स को रिलीज कर दिया। अब रिसोर्स को रिलीज कर दिया मतलब पहले 3 थे, अब उसने वापस कर दिया आपका एक रिसोर्स, तो मतलब सेमाफर के पास फिर से कितने हो गए रिसोर्स? 4। तो वैल्यू कितनी होगी? इंक्रीमेंट होगी। तो जब आप वेट ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हो, तो वैल्यू जो होती है वो डिक्रीमेंट होती है, और जब आप सिग्नल ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हो, वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। तो वेट और सिग्नल ऑपरेशन इस तरह से होते हैं। और सेमाफर के टाइप्स देख लेते हैं। सेमाफर जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है काउंटिंग सेमाफर, एक होता है बाइनरी सेमाफर। अब देखो, नाम में काम छुपा है। काउंटिंग मतलब काउंटिंग 0 टू n, काउंटिंग मतलब काउंटिंग 0 टू n, जहाँ पर n क्या होगा? एनी गेसेस? यस। n होगा रिसोर्सेज। कितने रिसोर्सेज है? 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। और बाइनरी में तो आपके पास 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 0 और 1। तो जो हमारे बाइनरी सेमाफर है उनकी वैल्यू सिर्फ 0 या 1 हो सकती है, और आपके काउंटिंग सेमाफर की वैल्यू 0 टू n कितनी भी हो सकती है। अब क्योंकि काउंटिंग सेमाफर में आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं 0 टू n, उसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, तो इस ये अलाउ करता है कि आपकी जो मल्टीपल प्रोसेसेस है, क्या बोल रहा है? मल्टीपल प्रोसेसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएँ। और बाइनरी सेमाफर जो है वो अलाउ करेगा सिर्फ एक प्रोसेस है। क्यों? या तो वैल्यू 0 होगी या वैल्यू 1 होगी। तो मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करे। तो मेरे को एक बात बताओ, सोच के अभी वीडियो को पॉज़ करना, इसका आंसर पहले बोलना, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना। मुझे बताओ, बाइनरी सेमाफर और काउंटिंग सेमाफर में से कौन सा सेमाफर है जो आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहा है? जल्दी-जल्दी बताओ। बता दिया? बाइनरी सेमाफर। क्यों? बाइनरी सेमाफर अलाउ कर रहा है कि आपकी केवल एक प्रोसेस जो है वो एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी, है ना? केवल एक प्रोसेस जाएगी। तो और यही तो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता था। और आपका काउंटिंग सेमाफर सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो आपके मल्टीपल प्रोसेसेस अलाउड है। तो ये कंप्लीट डेटा था सेमाफर का। एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, और एक-एक चीज़ को ढंग से सुन लेना। क्या-क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा सबसे पहले कि जो आपका सेमाफर होता है, ये 1 सेकंड, इसमें रेड ले लेते हैं। आपका जो सेमाफर होता है वो आपका क्या होता है? इंटीजर वेरिएबल। क्या होता है आपका सेमाफर? इंटीजर वेरिएबल। सेमाफर इंटीजर वेरिएबल होता है। कौन से 2 ऑपरेशन होते हैं आपके? वेट, एक होता है आपका वेट, और एक होता है आपका सिग्नल। ठीक है? वेट ऑपरेशन में क्या होती है वैल्यू? डिक्रीमेंट। क्या होती है वैल्यू? डिक्रीमेंट। और सिग्नल में क्या होती है वैल्यू आपकी? इंक्रीमेंट। वेट मतलब क्या होता है कि आपका प्रोसेस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है, और सिग्नल मतलब आपका प्रोसेस रिसोर्स को रिलीज करना चाहता है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है काउंटिंग, एक होता है काउंटिंग। काउंटिंग मतलब वैल्यू 0 टू 1, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस अलाउड है। और दूसरा बाइनरी, इसकी वैल्यू आइदर 0 होगी, 1 होगी, तो सिर्फ एक ही प्रोसेस अलाउड है एट अ टाइम इन अ क्रिटिकल सेक्शन। ये हो गई आपकी कंप्लीट सेमाफर की समरी। अब सेमाफर में कोई डाउट हो ना जाए आपके अंदर। अब आते हैं आगे। अब सेमाफर का इस्तेमाल करके हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखेंगे। अब इन्हें जल्दी-जल्दी देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। आपको जल्दी से अच्छे से समझना है, मतलब अच्छे से समझेंगे, पर आप क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो है ना बेसिक बिल्ड हो गया, फाउंडेशन बिल्ड हो गई इस यूनिट की। अब आगे सिर्फ प्रॉब्लम देखनी है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, स्लीपिंग बार्बर, डाइनिंग फिलोसोफर। अब उनमें वही सेम चीज़ें रिपीट होने वाली है। ठीक है?
तो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा हो। कंज्यूमर क्या होता है? जो प्रोड्यूस करी हुई चीज को यूज कर रहा हो, है ना, वो कंज्यूमर हो गया। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, 82 2022-23 में क्वेश्चन आया था और इसमें आप क्या-क्या लिख सकते हो वैलिड पॉइंट्स। पहला कि एक सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक सिंक्रोनाइजेशन हुई है। ठीक है, देखो नाम से आप चीजें लिंक करना सीखो। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर दो तरह की प्रोसेसेस है। एक प्रोड्यूसर होगा, डेटा को क्रिएट करेगा और बफर में डालेगा, और कंज्यूमर क्या करेगा? उस डेटा को बफर से ले लेगा और उसको प्रोसेस कर देगा। सिंपल। प्रोड्यूसर क्रिएट कर रहा है, डेटा को बफर में डाल रहा है, उस बफर से प्रोड्यूस कंज्यूमर जो आपका प्रोसेस को ले रहा है और प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। बफर का साइज क्या होता है? लिमिटेड। लिमिटेड साइज की वजह से क्या होगा कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज नीडेड, है ना। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे जा रहा है और बफर भरे जा रहा है, नहीं। एक लिमिटेड साइज है कि इतना ही अमाउंट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है एंड कंज्यूमर को उतना अमाउंट कंज्यूम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रोडक्शंस। ठीक है। इस अच्छा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो होती है आपकी, इसको बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी कहते हैं, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है मान लो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, तो वो कुछ नहीं है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो देखो नाम में काम छुपा है, बाउंडेड बफर मतलब बफर जो है वो बाउंडेड है। वो बाउंड है, वो सिर्फ एक लिमिटेड कैपेसिटी स्टोर कर सकता है, एक फिक्स्ड कैपेसिटी स्टोर कर सकता है। अगर बफर फुल हो जाएगा तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। अब बफर भर गया है तो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस नहीं करेगा। वही चीज जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बोली कि अगर बफर फिल हो चुका है तो प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा अंटिल कंज्यूमर सारा कंज्यूम करे। और अगर बफर एम्प्टी है तो फिर कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस ही नहीं करा तो कंज्यूमर कंज्यूम क्या करेगा? बढ़िया। तो गोल क्या है? गोल है टू मेक श्योर कि वो बफर को सेम टाइम पर एक्सेस ना करे। पहले प्रोड्यूसर। आगे अब समझ लेते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के मेन एल्गोरिदम को। अगर आप इस टेबल को स्टेप बाय स्टेप समझ गए तो ट्रस्ट मी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका एक एक कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अब ध्यान से बस सुनते जाओ मन लगा के। सबसे पहले हम प्रोड्यूसर प्रोसेस को समझते हैं, देन कंज्यूमर की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोड्यूसर प्रोसेस में क्या है? सबसे पहली लाइन है वेट ऑफ एम्प्टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका बफर होता है उसका साइज लिमिटेड होता है, जिस वजह से हम इसको बाउंडेड बफर कहते हैं। तो अगर बफर जो है वो भर रखा है, वो बफर जो है वो आपका भर रखा है, तो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले जो आपका प्रोड्यूसर है वो चेक करेगा वेट ऑफ एम्प्टी, मतलब क्या आपका बफर खाली है। क्या चेक करेगा? क्या आपका बफर खाली है। अगर आपका बफर की वैल्यू जीरो है, अगर आपके यानी कि आपके एम्प्टी की वैल्यू अगर जीरो है, जीरो मतलब बफर है फुल, और अगर बफर है फुल तो प्रोड्यूसर वेट करेगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा? वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक आपका जो बफर है वो क्या ना हो जाए, आपका बफर खाली ना हो जाए, यानी कि एम्प्टी ना हो जाए और उसकी वैल्यू वन ना हो जाए। बढ़िया। नेक्स्ट वेट ऑफ म्यूटेक्स। अब यहाँ पे म्यूटेक्स क्या होता है? एक बाइनरी सेमाफोर होता है जिसकी वैल्यू इधर जीरो या इधर वन हो सकती है। ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं? इसकी मदद से हम लॉक लगाते हैं ऑन द शेयर्ड बफर। इसकी मदद से हम लॉक लगाते हैं ऑन द शेयर्ड बफर। तो ये म्यूटेक्स इंश्योर करता है कि केवल एक ही प्रोसेस जो है एट अ टाइम, या तो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, वो बफर को एक्सेस कर पाए या मॉडिफाई कर पाए। एक ही टाइम पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों ना बफर को एक्सेस कर पाए। तो ये इंश्योर करता है आपका म्यूटेक्स, जो कि एक ही वैल्यू अलाउ करता है एट अ टाइम। ठीक है। तो अगर म्यूटेक्स की वैल्यू जीरो है, म्यूटेक्स की वैल्यू अगर जीरो है, मतलब लॉक किसी और प्रोसेस के पास है और प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो वन ना हो जाए। और जब म्यूटेक्स की वैल्यू वन होगी तब क्या करेगा प्रोड्यूसर? तब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, बफर में डालेगा और क्या करेगा? उसको लॉक को रिलीज करेगा। तो अभी रेट ऑफ म्यूटेक्स क्या है कि अगर म्यूटेक्स की वैल्यू जीरो है, मतलब प्रोसेस किसी और प्रोसेस के पास लॉक है और अभी आपका जो प्रोड्यूसर है वो लॉक को अपने पास नहीं ले सकता। ठीक है। तो वो है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो जैसे ही आपका म्यूटेक्स की वैल्यू होती है वन, वन होने के बाद क्या करेगा? आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा आइटम को, जो नेक्स्ट लाइन है। उसके बाद बफर में उस प्रोड्यूस्ड आइटम को डालेगा और फिर सिग्नल देगा। सिग्नल किस लिए यूज करते थे याद है? रिलीज करने के लिए रिसोर्स को। उसने जो लॉक लगाया उसे अनलॉक कर देगा, है ना, उसका काम हो गया। और अनलॉक करते ही वो अपने जो भी उसने लॉक लगाया था उसको अनलॉक कर देगा और सिग्नल कर देगा कि अब जो है कंज्यूमर प्रोसेस अपना काम कर सकता है। ठीक है। और लास्ट में आपका सिग्नल फुल। सिग्नल फुल का मतलब ये हो जाएगा आपका कि जो भी आपका काउंट है स्लॉट्स का, फुल स्लॉट्स का, वो बढ़ जाएगा। वो बता देगा कि अब बेसिकली सिग्नल फुल का मतलब बेसिकली आपका जो बफर है वो अब फुल हो चुका है, तो अब कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर सकता है। तो ये था पूरा सीक्वेंस किसका? प्रोड्यूसर का। अब समझते हैं कंज्यूमर को। कंज्यूमर इसका ऑपोजिट करेगा। वो चेक कर रहा था खाली है कि नहीं, कंज्यूमर चेक करेगा भरा है कि नहीं। क्योंकि अगर खाली हुआ तो वो क्या कर पाएगा? वो कंज्यूम कर ही नहीं पाएगा। तो भरा हुआ चेक करेगा कि क्या भरा हुआ है या नहीं बफर। अगर बफर भरा हुआ है, यानी कि अगर आपका जो फुल है उसकी वैल्यू अगर वन है तो ही वो काम कर पाएगा। अगर फुल की वैल्यू जीरो हुई मतलब एम्प्टी है, तो आपके कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा। बट अगर भरा है तो आपका कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर पाएगा चीजों को। देन वेट म्यूटेक्स, अगेन म्यूटेक्स विच इज अ बाइनरी सेमाफोर, जो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को अलाउ करेगा। ठीक है। तो इसका मेन पर्पज ये है कि लॉक एक ही प्रोसेस लगा पाए। इससे क्या होगा कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस जो है वो अलाउड हो। वही काम जो हमने बताया। तो कंज्यूमर प्रोसेस क्या करेगा? वो वेट ऑपरेशन लगाएगा म्यूटेक्स सेमाफोर पर। ठीक है। वेट मतलब क्या? वेट मतलब वेट ऑपरेशन कब लगाते हैं? जब वी वांट टू एक्सेस द रिसोर्स।
ठीक है। तो अगर म्यूटेक्स की वैल्यू आपकी 1 होगी तो वो कर लेगा एक्सेस, अगर इसकी वैल्यू 0 हुई इसका मतलब उसको वेट करना पड़ेगा। अब लेट से म्यूटेक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 होने का मतलब कि अब आपका कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर सकता है, तो वो आइटम को कंज्यूम करेगा, फिर उस आइटम को बफर से रिमूव हो जाएगा। जब वो आइटम कंज्यूम कर चुका है तो वो आइटम बफर से चला जाएगा और अब वो एग्जीक्यूट हो गया आपका कंज्यूमर प्रोसेस भी, तो अब वो सिग्नल देगा, सिग्नल म्यूटेक्स इंडिकेट करेगा कि आपका जो भी म्यूटेक्स की वैल्यू थी वो आपकी पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोसेस क्या करेगा, एक सिग्नल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा म्यूटेक्स सेमाफोर पर, और इससे वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसने जो भी लॉक करा था शेयर्ड बफर पर, अब उसने उसको अनलॉक कर दिया, उसने अब उसको अनलॉक कर दिया है, अब उसने जो भी रिसोर्स लिया था उसको रिलीज कर दिया है। एंड सिग्नल एम्प्टी से वो बताएगा कि अब बफर खाली हो चुका है, अब जो है प्रोड्यूसर का काम चालू होता है, कंज्यूमर ने जो कंज्यूम करना था वो कर लिया। तो अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई ढंग से, तो फिर आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो हुआ क्या, प्रोड्यूसर ने सबसे पहले कंडीशन चेक करी एम्प्टी की, क्या करी एम्प्टी की, तो उसने ऑपरेशन परफॉर्म करा वेट, और उसने चेक करी कंडीशन एम्प्टी, देन म्यूटेक्स फॉर लॉक, आफ्टर म्यूटेक्स मतलब लॉक लगा लेने के बाद रिसोर्स, मतलब उसने जब लॉक लगा लिया अब कोई और प्रोसेस नहीं आ सकता, वो आइटम को प्रोड्यूस करेगा, उसको बफर में डालेगा, फिर सिग्नल देगा, आफ्टर कंप्लीशन सिग्नल दे देगा कि अब उसने लॉक को रिलीज कर दिया है, और फिर फाइनली सिग्नल फुल मतलब अब बफर भर चुका है, कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करना चालू करेगा। तो ये था आपका कंप्लीट जो है आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो ये इसको आप रीड कर लेना आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो वेबसाइट से, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप, हाँ आप ही अभी के अभी वीडियो को लाइक करिए, समझे। चलिए अब आते हैं डेकर सोल्यूशन पर। अब डेकर क्या है, डेकर एक अर्लीस्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन था जिसने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करा। देखो सारी चीज, सारी जो आप पढ़ते हो सोल्यूशन वो किसको अचीव कर रहे होते हैं कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस अलाउड हो, वही है मेन एजेंडा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप दो पढ़ोगे, डेकर पढ़ोगे, पीटरसन पढ़ोगे, दो है यहाँ पर, डेकर और पीटरसन दोनों ही सॉफ्टवेयर बेस्ड है, बट डेकर पहले आया था, पीटरसन बाद में आया था। पीटरसन एडवांस्ड वर्जन है डेकर का। दोनों के काम सेम है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करना, और दोनों में सेम कॉमन बात है कि ये दोनों ही दो प्रोसेस के लिए वैलिड है, दे बोथ आर वैलिड फॉर टू प्रोसेस। अब देखो इधर देखो, सबसे पहले समझते हैं डेकर को, फिर पीटरसन को समझने से पहले आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम डेकर और पीटरसन की एक कहानी सुनेंगे, उसके बाद पीटरसन पर जाएंगे। अब देखो डेकर में सबसे पहले आपके पास है प्रोसेस P0 और आपके पास प्रोसेस P1, तो आपके पास दो प्रोसेस है और ये दो प्रोसेस के लिए वैलिड है। सबसे पहले फ्लैग ऑफ 0 इक्वल्स टू ट्रू, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि P0 जो है वो चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना, इसका मतलब है P0 चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना। अब सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा क्या फ्लैग ऑफ 1 भी जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर यूजिंग अ लूप, और इन द लूप वो चेक करेगा कि टर्न किसकी है, मतलब वो सिर्फ इस बात से नहीं मान रहा कि फ्लैग ऑफ 1 भी जाना चाहता है, वो अंदर चेक भी करेगा कि क्या टर्न किसकी है। अगर टर्न लिखा है 1 तो मतलब अगर टर्न की वैल्यू 1 है मतलब फ्लैग ऑफ 0 अपनी वैल्यू क्या कर लेगा, फॉल्स कर लेगा, क्योंकि टर्न 1 है तो वो फॉल्स कर लेगा अपनी वैल्यू, और वेट करेगा जब तक टर्न क्या ना हो जाए, टर्न 0 ना हो जाए। जैसे ही टर्न आपकी 0 होती है अब वो अपनी वैल्यू को ट्रू करेगा और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करेगा, और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद टर्न की वैल्यू को कर देगा 1 और अपनी वैल्यू को कर लेगा फॉल्स, कि अब उसका मन नहीं है, फ्लैग ऑफ 0 को कर लेगा फॉल्स कि उसका अब मन नहीं है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, इससे ईजी तरीके से कौन समझाएगा। अब देखो प्रोसेस P1 क्या करेगा, सेम कहानी करेगा। सबसे पहले इसका मन कर रहा है कि भाई क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो अपने फ्लैग को क्या कर लेगा, ट्रू, मतलब भाई मेरा मन है, बट मेरे मन से कुछ नहीं होता। सबसे पहले वो चेक करेगा क्या फ्लैग ऑफ 0 का भी मन है यूजिंग लूप। इन अब उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो चेक करेगा कि टर्न किसकी है। अब जैसे यहाँ पे टर्न है 0 की, इफ टर्न इक्वल टू 0, अब उससे पता चल गया भाई टर्न तो 0 की है, तो अपनी वैल्यू को कर लेगा वो फॉल्स, वो बैक ऑफ हो जाएगा, और क्या करेगा वेट, कब तक, जब तक टर्न की वैल्यू क्या हो जाए 1। जैसे ही टर्न की वैल्यू 1 हुई तुरंत के तुरंत वो अपनी वैल्यू को करेगा ट्रू। अब उसका मन कर रहा है वो जाएगा, वो जाएगा अपनी अपने फ्लैग को ट्रू करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, और फिर टर्न को कर दिया 0 कि भैया प्रोसेस 0 तुम जा सकते हो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और अपना कर लेगा फॉल्स फ्लैग। तो ये थी पूरी कहानी। तो कितना सिंपल है, मतलब इससे इजी तरीके से कौन समझेगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो यही सारे स्टेप्स में यही सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है। लिमिटेशन क्या हो सकती है, दो प्रोसेसेस के लिए ही है, दो से ज्यादा प्रोसेस के लिए काम नहीं करेगा, बिजी वेटिंग, और एफिशिएंट जो नहीं, ये एफिशिएंट नहीं है, लेस एफिशिएंट है पीटरसन के कंपैरिजन पे। अब देखो पीटरसन ये भी क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ये भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करता है, ये भी क्या है, दो प्रोसेसेस के लिए वैलिड है। बट जब भी आप पीटरसन और डेकर के बीच डिफरेंस बताओगे तो हर चीज इफेक्टिव बता देना। पीटरसन इज मोर इफेक्टिव देन डेकर इन एवरी वेज, ठीक है। अब एक कहानी सुनो, उसके बाद इसके एल्गोरिथम को समझेंगे, ये रहा इसका एल्गोरिथम। पर उससे पहले कहानी सुनो वरना आप कंफ्यूज हो जाने वाले हो गंदी तरह से। देखो दो बच्चे हैं ए और बी, क्या है, दो बच्चे हैं ए और बी। अब दो बच्चे हैं ए और बी और दोनों को ही जाना है अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है, दोनों को ही जाना है अम्यूजमेंट पार्क। अब ए कहता है भाई अम्यूजमेंट पार्क मैं जाऊंगा, बी कहता है मैं जाऊंगा, ए कहता है मैं जाऊंगा, बी कहता है मैं जाऊंगा। अब बात बीच में आती है उनकी मम्मी, और वो बताती है कि भाई अम्यूजमेंट पार्क कौन जाएगा, वो कहती है ए जाएगा अम्यूजमेंट पार्क आज। तो यहाँ पर जो कहानी थी वो थी डेकर की, दोनों बच्चे जिद कर रहे थे कि मैं जाऊंगा, लेकिन फाइनल किसने डिसाइड करा कौन जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, टर्न ने, यानी कि उनकी मम्मी ने, तो टर्न ने, वो था डेकर।
अब यहाँ क्या होता है, पीटरसन में क्या होता है कि पीटरसन में दोनों बच्चे होते हैं समझदार, वो कहते हैं कि मेरा मन तो है, ए कहता है मेरा मन तो है पर मैं बी को मौका दूंगा, और बी कहता है मेरा भी मन है लेकिन मैं ए को मौका दूंगा। तो यहाँ पर आपके ए और बी जो है दोनों एक दूसरे को मौका देते हैं। तो इन्हें यहाँ पर एक म्यूचुअल वे में दोनों एक दूसरे की बातें को समझते हैं, तो इसलिए ये मोर एफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बच्चे क्या है भाई, समझदार हैं कि दोनों प्रोसेस क्या है आपस में एक कोऑर्डिनेशन बिठा रही है। अब इसके एल्गोरिथम को समझो और आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे कहने का मतलब था क्या। देखो, फ्लैग ऑफ जीरो इक्वल्स टू ट्रू, मतलब फ्लैग ऑफ जीरो का मन है, मतलब P0 प्रोसेस का मन है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाए, बट इट टर्न, उसने क्या करा, टर्न इक्वल्स टू 1 कर दिया, मतलब कि मैं, मेरा मन तो है पर मैं चाहता हूँ कि P1 प्रोसेस पहले जाके एग्जीक्यूट हो जाए। पर देखो इधर बात समझो, अगर फ्लैग ऑफ जीरो ट्रू है तो फ्लैग ऑफ 1 क्या होगा, फ्लैग ऑफ 1 तो फॉल्स होगा ना, इस बात को ध्यान रखना। और उसने टर्न कर दी 1, मतलब मैं चाहता हूँ प्रोसेस बन जाए। अब एक कंडीशन चेक होती है कि वाइल फ्लैग ऑफ 1 एंड टर्न इक्वल्स टू 1। अब दोनों कंडीशन देखो, बीच में कौन सा ऑपरेटर, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपका जो है लूप आगे बढ़ेगा। तो फ्लैग ऑफ 1 और टर्न इक्वल्स टू 1, तो टर्न इक्वल्स टू 1 तो है, ऑलरेडी कर चुका है वो, टर्न तो 1 है, मतलब P1 जा सकता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, फॉल्स, क्योंकि फ्लैग ऑफ जीरो ट्रू है तो फ्लैग ऑफ 1 फॉल्स है ना। तो यानी कि एक कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और अगर एक भी कंडीशन हिट नहीं हुई तो ये लूप आपका टूट जाएगा, और आपका फ्लैग ऑफ जीरो ही क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, एग्जीक्यूट होगा और अपनी वैल्यू को फिर फॉल्स करेगा। तो आपका जो आपका प्रोसेस P1 था वो नहीं जा पाया, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो गई। तो अल्टीमेटली आपका फ्लैग ऑफ जीरो ही क्रिटिकल सेक्शन में जा पाया, फिर उसने अपनी वैल्यू को कर लिया फॉल्स। क्लियर है, देखो कितना आसान है। इसी तरह से प्रोसेस P1 क्या करेगा कि भाई मेरा मन है, फ्लैग ऑफ 1 अपने फ्लैग को ट्रू करेगा कि मेरा मन है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाऊँ, बट उसने टर्न करी जीरो, कि मैं मौका दूंगा कि प्रोसेस P0 जाए। अब एक कंडीशन चेक होगी क्या, कि क्या फ्लैग ऑफ जीरो का मन है एंड टर्न की वैल्यू क्या जीरो है, तो टर्न की वैल्यू तो जीरो है, पर फ्लैग ऑफ जीरो का मन है, ये कैसे डिसाइड होगा, भाई फ्लैग ऑफ 1 ट्रू है तो फ्लैग ऑफ जीरो फॉल्स होगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन ये हो गई फॉल्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका अल्टीमेटली फ्लैग ऑफ 1 ही जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होकर अपनी वैल्यू को कर लेगा फॉल्स। कितना ईजी है, इससे आसान तरीके से क्या ही समझोगे। तो कितने आसान तरीके से आपको पता भी है, आपने 7 नंबर के कितने बड़े-बड़े क्वेश्चन कर चुके हो आप इतने आसान तरीके से। डेकर पीटरसन 7 नंबर में आता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर 7 नंबर में आता है, और इतने सिंपल वे में समझ गए हो ना कि अब आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। ठीक है, तो बाकी आप इस स्टेप्स को रीड कर लेना। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा दोनों ही एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम मेन है, ये आप जो है ना टेबल ढंग से बनाकर आ जाते हो तो उसके बाद कहानी तो लिख ही लोगे, इतनी देर से सुन रहे हो तो। और डेकर की ये वाली कहानी, ठीक है, और दोनों की देखो लिमिटेशन भी दोनों की सेम ही है, 2 प्रोसेसेस के लिए है ना, तो ये सब आप लिख कर आ जाना। अभी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करना, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डेकर एंड पीटरसन एल्गोरिथम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और इसमें एडवांटेज लिमिटेशन। एक छोटी सी ट्रिक ये है कि जब भी आप डेकर के याद कर लो और पीटरसन का लिखते टाइम बस एडवांस बोल ये लिख देना, इट इज मोर इफेक्टिव इन दिस, इट इज मोर इफेक्टिव इन दिस, इट इज मोर इफेक्टिव इन दैट, तो बस मोर इफेक्टिव है पीटरसन, इतना ऐड कर देना, तो आपको दोनों के अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो आप आंसर भी प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने, मतलब एक एक चीज़ का ख्याल रखा है आपके कि आपको कहीं और से जाना ही ना पड़े कुछ देखने के लिए, सब कुछ आपको यहीं मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये पूरी टेबल है, वही जो भी हमने कहानी समझी है उसी को इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया है, जिसको आप रीड कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या तो आप इसको राइट कर लो या तो आप नोट्स को परचेज कर लो फ्रॉम द वेबसाइट। और वीडियो पसंद आ रही तो यार लाइक करो यार, लाइक और शेयर भी करा करो। ठीक है, कमेंट्स भी करना और बताना मुझे कि आपको कैसी लगी वीडियो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम टेस्ट और सेट इंस्ट्रक्शन को सब कुछ मतलब एक जैसा ही है इसमें। आपने जितने आप पढ़ोगे एल्गोरिथम ना सब कुछ आपको सिमिलर लग रहे होंगे, सबका सब में आप लॉक्स लगा रहे होगे, आप चेक कर रहे होगे कि अभी क्रिटिकल सेक्शन फ्री है कि नहीं टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स और नॉट। अगर है तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, अपनी वैल्यू को चेंज करेगा और फिर अलाउ करेगा कि दूसरा कोई इसको जाकर यूज कर पाए। बढ़िया, अब मेरी बात समझो यहाँ पर, इसके एल्गोरिथम को समझते हैं टेस्ट एंड सेट को। टेस्ट एंड सेट देखो एक छोटा सा डिफरेंस, टेस्ट एंड सेट जो है वो हार्डवेयर लेवल एटॉमिक्स इंस्ट्रक्शन है, मतलब वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन होते थे हमारे, ये हार्डवेयर बेस्ड है। ठीक है, काम ये भी यही कर रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने का इन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, इन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। अब यहाँ पर देखो ठीक है, अब इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं पहले, फिर आपको बाकी कहानी समझ में आई। ये रहा इसका एल्गोरिथम। अब इधर देखो, सबसे पहले बूलियन लॉक इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब अभी जो है आपका लॉक वो है कि आपका लॉक फ्री है, अभी आप एंटर कर सकते हो, आप रिसोर्स को ले सकते हो, क्योंकि अभी आपके लॉक की वैल्यू कितनी है, फॉल्स है। ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियली आपकी लॉक की वैल्यू फॉल्स है। अब फंक्शन टेस्ट एंड सेट, इसके अंदर पास करिए वैल्यू, तो यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल यूज हुआ है, स्टार लगा मतलब ये क्या है, स्टार लगा मतलब ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, टारगेट एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो आपका एक पॉइंटर वेरिएबल पास करा गया है फंक्शन टेस्ट एंड सेट में। अब इसके अंदर हमने लॉजिक लिखा है बूलियन टेम्प इक्वल्स टू स्टार्टर, मतलब पॉइंटर टारगेट की जो भी वैल्यू है उसको टेम्परेरी हम टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और जो आपकी टारगेट की वैल्यू है, आपके पॉइंटर टारगेट की वैल्यू, उसको हमने कर दिया ट्रू, और अब हम रिटर्न करवा रहे हैं जो आपके टेम्प की वैल्यू है। टेम्प मतलब इनिशियली क्या वैल्यू थी, तो इनिशियली क्या वैल्यू थी वो यहाँ पर स्टोर्ड थी टेम्प में, तो हमने उसको रिटर्न करा दिया और अपने टारगेट की वैल्यू क्या कर दी, ट्रू। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टारगेट की वैल्यू को हमने करा ट्रू, क्या करा हमने, की वैल्यू को ट्रू, और इनिशियली क्या वैल्यू थी उसको रिटर्न करवा दिया यूजिंग टेम्प, क्योंकि इसके अंदर हमने वैल्यू क्या कर दी थी, टारगेट की स्टोर कर दी थी। अब मेरी बात समझो, ये लूप चलेगा जिसमें चेक होगा कि जो टेस्ट एंड सेट है अंदर पास करा है
लॉक एड्रेस। अगर ये वैल्यू ट्रू आती है, अगर ये वैल्यू ट्रू आती है तो ट्रू आने का मतलब क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा। ट्रू का मतलब अभी लॉक किसी और के पास है तो आपको करना पड़ेगा वेट। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है आप क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस चली जाएगी, और क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस जाती ही क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, रिसोर्सेज को ले लेगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन लॉक की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, फॉल्स। फॉल्स मतलब कि जो आपका लॉक है वो अब रिलीज हो चुका है फॉर अदर प्रोसेसेस टू टेक। तो ये कितना सिंपल है, मतलब पता है। अब आप ना इसमें कई लोग क्या करेंगे, इसमें कई लोग दिमाग लगाएंगे। हाँ मैं बताता हूँ, कई लोग दिमाग लगाएंगे कि यार ये क्यों हुआ, ये क्यों। बस तुम ना समझते जाओ, जो जो चीजें तुम समझाते जाए वो चीजें समझते जाओ, ट्रस्ट में बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। बट इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ क्योंकि इसमें दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं कुछ। ठीक है, आपको बस इतना समझना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। दैट्स व्हाई मैंने आपको सेमाफोर में कहा था कि ये कुछ चीजें समझ जाओ। लॉक क्या होता है, फॉल्स ट्रू वैल्यू का क्या मतलब है। अगर उतना समझ गए तो फिर आपको एल्गोरिथम बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी कि फॉल्स अगर लिखा है मतलब अभी लॉक फ्री है, ट्रू मतलब लॉक बिजी है। ठीक है, और इस फंक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ गया हो कि हमें यहाँ पर टेम्प के अंदर इनिशियल वैल्यू है लॉक की, और यहाँ पर आपकी ट्रू कर दी है, मतलब आपका लॉक क्या है, बिजी हो चुका है। और क्रिटिकल सेक्शन का लॉजिक क्या है कि आपका जब भी टेस्ट एंड सेट वाला पार्ट वो एक वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब उसको वेट करना पड़ेगा, लॉक किसी और के पास है, एल्स वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, अपनी वैल्यू को फॉल्स कर देगा, लॉक को कर देगा रिलीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहानी भी लिखी हुई है कि दो प्रोसेस है P1 और P2, दोनों चाहती हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना, तो दोनों क्या करेंगी, टेस्ट एंड सेट वाला फंक्शन कॉल करेंगी। पहली प्रोसेस फाइंड लॉक इक्वल्स टू फॉल्स, पहली प्रोसेस को क्या लगेगा, मिलेगा फॉल्स, क्योंकि इनिशियली क्या था, वैल्यू फॉल्स। तो वो क्या करेगा, वो सेट कर देगा ट्रू को और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। सेकंड प्रोसेस को मिलेगा कि ट्रू है, ट्रू मतलब अभी बिजी है, अभी बिजी है तो वो बिजी वेटिंग, यानी कि कीप ट्राइंग, वो ट्राई करता रहेगा टू एंटर, पर अभी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो पहली प्रोसेस है वो क्या हो रही है, वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो कितना सिंपल सा है। अब जैसे ही पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी, अपनी वैल्यू को फॉल्स कर देगी, जैसे सेकंड प्रोसेस को फॉल्स दिखेगा मतलब लॉक अवेलेबल है, वो जाएगा, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वो अपनी वैल्यू को फॉल्स कर देगा। समझ गए, तो कितना सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें जो है वो हो रही है। ठीक है, चलो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एटॉमिसिटी, दोनों टेस्ट एंड सेट एक ही साथ चलते हैं एज अ वन अनब्रेकेबल स्टेप, अलग अलग नहीं है टेस्ट और सेट। आप सोचो टेस्ट अलग है सेट अलग है, नहीं, टेस्ट एंड सेट एक है, एक ही एंटिटी है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो आपको बता चुका हूँ इतनी बार, अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक प्रोसेस अगर फॉल्स है तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी, मतलब एक टाइम पे एक प्रोसेस। बिजी वेटिंग मतलब कि दूसरी प्रोसेस वेट करती रहेगी जब तक कि वो लॉक अवेलेबल ना हो जाए, उस लॉक की वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। एंड ये सिंपल है इंप्लीमेंट करने के लिए हार्ड वैल्यू। ठीक है, तो एडवांटेजेस रीड कर लेना, डिसएडवांटेज रीड कर लेना। आपको मेन कंसर्न है आपको एल्गोरिथम समझ में आनी चाहिए। अब आता है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है स्लीपिंग बार्बर, इसको समझना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसको समझ लेते हैं स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम को। अब देखो ढंग से समझना, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। सबसे पहले बात को समझो, एक बार्बर की दुकान है, उस बार्बर की दुकान में एक बार्बर है जो कि बाल काटेगा। एन नंबर ऑफ चेयर्स है जहाँ पर कस्टमर जाके बैठ के वेट कर सकता है, और एक बार्बर की चेयर है जहाँ पर वो कस्टमर जो है उसको हेयर कट मिलेगा। ठीक है, अब देखो रूल्स को समझो। अगर कोई कस्टमर नहीं है तो बार्बर क्या करेगा, सो जाएगा, बार्बर स्लीप करेगा। अब जब कस्टमर आएगा तब तीन कंडीशन बनेगी। अगर बार्बर सो रहा है तो कस्टमर जाएगा, बार्बर को उठाएगा कि भैया मुझे कट करवाना है, अपना हेयर कट करवाना है, तो अब मेरे बाल काट दो। सेकंड, अगर बार्बर बिजी है दूसरे कस्टमरों के साथ तो वो जाकर वेटिंग चेयर में बैठ जाएगा अगर अवेलेबल हुई, और अगर कोई चेयर भी फ्री नहीं हुई तो जो कस्टमर है वो सिंपली आएगा और वो चला जाएगा। सो आफ्टर फिनिशिंग अ हेयर कट, अब जब हेयर कट कर देगा बार्बर जिसका कर रहा होगा तो वो चेक करेगा क्या और कस्टमर है, अगर एक भी कस्टमर नहीं होगा तो वो फिर से सो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ जो आपके सेमाफर्स हैं वो यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर म्यूटेक्स यूज होगा। म्यूटेक्स क्या होता है, बाइनरी सेमाफर होता है, लॉक होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू इधर 0 और 1 हो सकती है। बार्बर, बार्बर भी यहाँ पर एक सेमाफर है जो सिग्नल करेगा बार्बर को कि वो स्लीप है, मतलब सो रहा है या फिर जगा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले चीज़ों को समझो। सबसे पहले इसका ना एक काम करते हैं, इसको देखो, ये तो समझ में आ गया, ये आपकी चेयर, ये आपका बार्बर और ये आपका कस्टमर। ठीक है, ये आएगा देखेगा, अगर चेयर फ्री है और बार्बर बिजी है तो बैठ जाएगा, अगर बार्बर सो रहा है तो उसको जगा के हेयर कट करवाएगा, अगर बिजी भी है और चेयर्स भी नहीं है तो वो चला जाएगा। अब इसके ना एल्गोरिथम को समझो, इधर आ जाओ, इसके एल्गोरिथम को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर ये समझ गए, ये मेन है। सबसे पहले वेट म्यूटेक्स, सबसे पहले क्या करेगा, कस्टमर शॉप को लॉक कर देगा, कस्टमर क्या कर देगा, शॉप को लॉक कर देगा। ठीक है, मतलब कस्टमर आया और उसने लॉक लगा दिया कि अभी वो है। ठीक है, अब चेक इफ अ चेयर इज अवेलेबल, अब वो देखेगा कि क्या चेयर अवेलेबल है कि नहीं। तो इफ नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स इज लेस देन टोटल चेयर, अगर जो वेटिंग कस्टमर्स हैं वो कम है देन टोटल चेयर, तो इफ यस तो कस्टमर बैठ जाएगा, है ना। अगर चेयर खाली है तो कस्टमर बैठ जाएगा, क्योंकि वेटिंग कस्टमर जो है वो कम है चेयर से, चेयर और है तो और चेयर है तो वो बैठ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो लीव करेगा। ठीक है, तो इफ ऐसा नहीं है तो वो लीव करेगा। अब कस्टमर आता है और बार्बर को वो क्या करेगा, उठाएगा अगर जरूरत पड़ी तो उठाने के लिए कैसे, सिग्नल बार्बर, सिग्नल बार्बर मतलब कि वेक द बार्बर इज स्लीपिंग, तो अगर आपका बार्बर जो है वो सो रहा है तो उसको सिग्नल देगा कि भैया उठ जाओ। और वेट म्यूटेक्स, फिर वो वेट करेगा फॉर हेयर कट, किसका वेट करेगा, हेयर कट का, या यूं कह लें अब वेट म्यूटेक्स करा उसने, मतलब वो वेट कर रहा है फॉर बार्बर। ठीक है, अब समझ गए यहाँ पर सिग्नल बार्बर का मतलब कि बार्बर जो है इट वेक्स द बार्बर, अगर वो स्लीप कर रहा हो और कस्टमर फिर वेट करेगा, तो वेट म्यूटेक्स मतलब वो वेट करेगा जब तक बार्बर रेडी ना हो जाए फॉर अ हेयर कट। अब उसने बार्बर को उठा दिया, वो अपना हेयर कट लेगा, तो गेट हेयर कट यूज हुआ यहाँ पर कि जो बार्बर है वो उसको बुला लेगा जब वो रेडी हो जाए फॉर हेयर कट।
और फिर वो लॉक को कर देगा रिलीज, वो लॉक को कर देगा रिलीज यूजिंग सिग्नल। सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं फॉर रिसोर्स को रिलीज करने के बाद। तो पहले वेट करते हैं फिर सिग्नल, ठीक है। तो हेयर कट के बाद कस्टमर जो है वो लीव कर जाएगा और शॉप को अनलॉक कर देगा। शॉप को अनलॉक कर देगा मतलब बेसिकली रिसोर्स को रिलीज कर देगा, ठीक है। ये किसके एक्शन थे? कस्टमर की, कि कस्टमर आएगा, कस्टमर वेट करेगा, सबसे पहले लॉक लगाएगा, लॉक लगा दिया उसने, रिसोर्स को पर लॉक लगा दिया उसने। अब वो चेक करेगा चेयर अवेलेबल है कि नहीं, इफ अवेलेबल है बैठेगा, नहीं तो लीव कर जाएगा। अब अवेलेबल है तो वो बार्बर को उठाएगा यूजिंग सिग्नल ऑपरेशन एंड देन वेट करेगा फॉर द बार्बर टू गेट रेडी। आफ्टर बार्बर सिग्नल्स कि तुम आ जाओ, वो हेयर कट लेगा, गेट हेयर कट एंड देन लॉक को रिलीज कर देगा आफ्टर गेटिंग द हेयर कट। अब बार्बर के एक्शन क्या होंगे कि वो सो जाएगा अगर कोई कस्टमर नहीं होता है, तो वेट बार्बर मतलब वो सो जाएगा अगर कोई भी कस्टमर नहीं होगा, ठीक है। तो बार्बर करेगा वेट अंटिल अ कस्टमर सिग्नल्स टाइम, जब तक कोई कस्टमर उनको सिग्नल नहीं करता, बार्बर को उठाता नहीं है, वो वेट नहीं करता, जैसे कि अभी हमने देखा, तब तक वो सो जाएगा। देन जो भी आपका वेटिंग कस्टमर है उनको डिक्रीमेंट करेगा, मतलब जो भी वेटिंग उन्हें करके बुलाएगा और उनके बाल काटेगा, ठीक है। तो वेट म्यूटेक्स मतलब शॉप को लॉक करेगा। डिक्रीमेंट वेटिंग मतलब जो जो आपके कस्टमर को आप समझ लो, जैसे आपके रिसोर्स समझ लो, एक आए आओ, एक को यूज करा, निपटाया, खत्म करा। फिर आफ्टर सबको करने के बाद वो सिग्नल देगा कि अब शॉप अनलॉक्ड है, अब जो है बिजी कुछ भी नहीं है, अब आप आ सकते हो, ठीक है। तो फिर मतलब बेसिकली फिर कट हियर बार-बार अपना काम करेगा और इसी काम को रिपीट करता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। मतलब जब तक उसके पास कस्टमर रहेंगे तब तक वो बालों को काटता जाएगा। तो ये आपकी पूरी कहानी है आपकी स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम की। तो आपका कस्टमर है और ये आपका बार्बर। तो कस्टमर जो है वो वेट करता है, चेक करता है कि चेयर अवेलेबल है कि नहीं, वेटिंग को इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। इंक्रीमेंट कैसे कर रहा है भाई, वो आया ना तो वेटिंग बढ़ गई, फिर ठीक है, फिर सिग्नल करेगा बार्बर को, मतलब उठाएगा, वेट करेगा उसके रेडी होने का, हेयर कट लेगा। अगर ये सब कंडीशन नहीं होती है तो एल्स वो लीव कर जाएगा, है ना। अगर देखो मेरी बात समझो, अगर वो चेयर अवेलेबल ही नहीं होती तो क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा ना। और दोनों ही कंडीशंस में आफ्टर कंप्लीटिंग द कंडीशंस एट द एंड क्या होगा, सिग्नल म्यूटेक्स मतलब फाइनली रिलीज कर देगा लॉक को, मतलब शॉप से चला जाएगा, ठीक है। फिर हमने बार-बार पढ़ा कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, बार-बार क्या करेगा, पहले सोएगा, वेट करेगा कस्टमर का। जब कस्टमर आ चुका होगा तब क्या करेगा, वेटिंग को डिक्रीज़ करेगा बाय एक-एक करके बुलाएगा कि आओ, बाल काटेगा एंड देन डिक्रीज़ करेगा काउंट को एंड फाइनली सिग्नल देगा एंड कट हियर। तो ये पूरी कहानी थी आपकी स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम की, जिसमें आपका कस्टमर होता है और आपका बार्बर होता है। तो यहाँ पर हमने इस कस्टमर स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम को ढंग से समझ लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है रिपीटेड वे में। अब आते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम पे। अब डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है येट इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास फिलोसोफर्स बैठे होते हैं एक टेबल के आसपास। ये आपकी टेबल है, इस टेबल के अराउंड आपके फिलोसोफर बैठे हैं, जैसे यहाँ पर 5 है और सबके पास क्या है, एक-एक फ़ॉर्क है सबके सामने, एक-एक फ़ॉर्क है और इन्हें खाना है नूडल्स, इन्हें खाना है नूडल्स। लेट्स से इन्हें नूडल्स खाना है, सबके पास एक-एक फ़ॉर्क है। अब कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर इन्हें किसी को भी नूडल खाना है तो उसको 2 फ़ॉर्क चाहिए। मतलब अगर P1 को नूडल खाना है तो उसको 2 फ़ॉर्क की रिक्वायरमेंट है, एक से काम नहीं चलेगा। अब इसलिए एक टाइम पर सारे जो फिलोसोफर हैं वो नहीं खा सकते। तो ये है इस प्रॉब्लम की मेन कहानी, ठीक है। कि अगर आपको किसी भी फिलोसोफर को खाना है तो उसको बोथ लेफ्ट एंड राइट चॉपस्टिक चाहिए होगा, ठीक है। उसको बोथ लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक चाहिए होगा। ये यहाँ इसकी क्या है थोड़ी-सी इस प्रॉब्लम की मेन कहानी। तो इस प्रॉब्लम का बात ये है कि डेडलॉक को अवॉइड करना, जहाँ पर फिलोसोफर्स जो है वो फॉरएवर वेट करते जाएँ, क्योंकि अब एक साथ तो खा नहीं सकते। अगर एक साथ खाने बैठे तो टोटल तो 5 ही लोग हैं और 5 ही फ़ॉर्क है, तो एक साथ एक जना 2 यूज़ करना चाहता है, तो अब एक साथ कैसे खाएँगे सारे? तो उसी को आपको प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है। तो उसको अब हम उसका एल्गोरिथम समझते हैं ढंग से। तो देखो इसके एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल सा है, आपको वेट और सिग्नल 2 ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है और सिंपल सा आपको क्या करना है, सबसे पहले फिलोसोफर्स थिंक करेंगे, सोचेंगे, फिर क्या करेंगे, लेफ्ट चॉपस्टिक उठाने के लिए आप ये वाला कोड लिखोगे, यानी कि ith चॉपस्टिक है आपकी लेफ्ट, और अगर आपको राइट उठानी तो i+1 मॉड्यूलो 5, क्योंकि टोटल कितने हैं 5 आपके पास फिलोसोफर्स हैं। तो आपको अगर लेफ्ट चॉपस्टिक उठानी है तो ये, राइट चॉपस्टिक उठानी है तो ये। तो सबसे पहले वो रिसोर्स को एक्सेस करेंगे यूजिंग वेट ऑपरेशन, फिर खाएंगे और फिर सिग्नल से जो आपके रिसोर्स है उन्हें रिलीज करेंगे। तो एक ने उठाया, दोनों चॉपस्टिक खाया, रिलीज किया, दूसरे ने उठाया, खाया, रिलीज किया। इन दैट केस जो आपका कहानी है वो सॉल्व होगी, ठीक है। तो हर एक चॉपस्टिक क्या है, बाइनरी सेमाफोर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक फिलोसोफर क्या करेगा, चॉपस्टिक को उठाएगा अपने लेफ्ट वाली को एंड देन राइट वाली को, दोनों अवेलेबल होंगी तो फिलोसोफर खाएगा। खाने के बाद दोनों चॉपस्टिक को टेबल पर रखेगा। इफ एनी चॉपस्टिक इज नॉट अवेलेबल तो फिलोसोफर वेट करेगा, ठीक है। तो अगर चॉपस्टिक दोनों अवेलेबल होंगी तो खाएगा, नहीं तो वो वेट करेगा। तो आपका डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करती हैं। तो ये मैकेनिज्म है कि कैसे प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं और सिंक्रोनाइज करती हैं। 2 कीवर्ड मिल गए आपको, कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज। तो मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ जो है कई बार शेयर करी होती हैं डेटा, तो वो किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, किस तरह से आपस में रिसोर्स शेयरिंग करती हैं, मॉड्यूलरिटी मेंटेन करती हैं, वही बताता है आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कुछ आईपीसी मॉडल्स हैं। पहला है मैसेज पासिंग। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो सेंडिंग और रिसीविंग, मतलब मैसेज को भेजकर और रिसीव करके क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें शेयर्ड मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है, मैसेज भेजते हैं, रिसीव करते हैं। स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। शेयर्ड मेमोरी मॉडल में क्या होता है कि आपके पास एक शेयर्ड रीजन ऑफ मेमोरी होती है जहाँ पर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सेंडिंग रिसीविंग नहीं, एक शेयर्ड कॉमन मेमोरी है जहाँ पर वो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं आईपीसी स्कीम्स। आईपीसी स्कीम्स में आते हैं आपका पाइप्स।
तो पाइप एक मेथड है डेटा पासिंग का फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। तो ये लाइक आपने पाइप देखा होगा, ये पाइप है ना, तो पाइप से इधर से पानी आता है ना, तो इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जो है डेटा पास होता है। ठीक है, तो ये कॉमनली यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, दो तरह की पाइप्स होती है, एनोनिमस एंड नेम्ड। एनोनिमस फॉर रिलेटेड प्रोसेस एंड नेम्ड पाइप्स होती है जो कि अनरिलेटेड प्रोसेस के बीच होती है, यानी कि उनके बीच कोई कॉमन कनेक्शन नहीं है। तो पहला हो गया आपके पाइप्स, आईपीसी मैकेनिज्म्स में पहला आपका पाइप्स हो गया। फिर आपके मैसेज क्यूज हो गए, क्यूज मतलब रोप लाइन्स, है ना, क्यूज। तो यहाँ पर लिस्ट होती है बेसिकली मैसेजेस की जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर्ड होते हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस। तो प्रोसेस जो है वो सेंड कर सकते हैं मैसेजेस को, रिसीव कर सकते हैं थ्रू द क्यू। एंड क्यू का ऑर्डर आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, फीफो होता है, यानी कि द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया दैट विल गो फर्स्ट। तो आपका जो है क्यू इस तरह से आपका वर्क करता है। ठीक है, आगे चलते शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी बेसिकली एक ऐसी मेमोरी जहाँ पर सारे मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो एक्सेस कर रहे हैं डेटा। तो बेसिकली ये पार्ट ऑफ मेमोरी जो कि मैप करिए मल्टीपल प्रोसेसेस, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो है एक ही जगह पर आपका एक्सेस कर रही है आपका रिसोर्स। ठीक है, तो सारी प्रोसेसेस रीड राइट कर सकती हैं डेटा को। यहाँ पर इट रिक्वायर्स यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वरना क्या हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही रिसोर्स पे काम चल रहा है। उसके बाद हमने सेमाफोर्स तो भर भर के पढ़ा, इंटीजर वेरिएबल है, यूज होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए एंड रेस कंडीशन को प्रिवेंट करता है। देन सॉकेट्स, सॉकेट्स भी आपको आपने पढ़े होंगे, सॉकेट्स आपने नेटवर्किंग वगैरह में वेबटेक में पढ़े होंगे कि क्या करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं ओवर द नेटवर्क, यानी कि पर्टिकुलर नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल होते हैं सॉकेट्स। सॉकेट्स में आपने पढ़े होंगे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल, जिसे हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं, तो वो सब आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है सिग्नल्स। सिग्नल मतलब नाम में ही काम छुपा है, नोटिफाई करना किसी प्रोसेस को या किसी इवेंट को कि वो हुआ कि नहीं हुआ, है ना, टू नोटिफाई पर्टिकुलर इवेंट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर देखो कंपैरिजन लिखा है मैसेज पासिंग के बीच और शेयर्ड मेमोरी के बीच। मैसेज पासिंग स्लोअर है, शेयर्ड मेमोरी फास्टर है, ईजी टू इंप्लीमेंट है, मोर कॉम्प्लेक्स है। मैसेज पासिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए अच्छा है, शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स जहाँ पर शेयर्ड मेमोरी हुई हो। एंड मैसेज पासिंग में जो मोर सिक्योर है, और शेयर्ड मेमोरी में देखो रिस्क है रेस कंडीशन का, क्योंकि एक ही शेयर्ड रिसोर्स पर सारी प्रोसेसेस काम करें तो कहीं ना कहीं एक रेस कंडीशन का रिस्क रहता है। तो अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर, प्रोसेस जनरेशन। अब आपका लास्ट टॉपिक है प्रोसेस जनरेशन। प्रोसेस जनरेशन नाम में काम छुपा है, नई प्रोसेस क्रिएशन को ही हम प्रोसेस जनरेशन कहेंगे। ठीक है, इससे मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है आपके रन कर सकते हैं एंड सब प्रोसेसेस क्रिएट किए जाते हैं टू कंप्लीट अ टास्क। प्रोसेस क्रिएट कैसे होती है, प्रोसेस क्रिएट के लिए सिस्टम कॉल्स आपने यूनिट 1 में पढ़ी थी, याद है आपको। तो सिस्टम कॉल्स जैसे कि फोर्क, हमने एक सिस्टम कॉल होता है जो कि यूनिक्स में यूज होता है, इसका इस्तेमाल होता है फॉर प्रोसेस क्रिएशन, एंड विंडोज के लिए क्रिएट प्रोसेस का इस्तेमाल होता है फॉर क्रिएशन, प्रोसेस क्रिएशन। ठीक है, टिपिकल स्टेप्स क्या होते हैं, देखो स्टेप्स समझ लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यूनिक प्रोसेस आईडी असाइन करते हैं, पीआईडी, नए प्रोसेस के लिए। उस प्रोसेस को आईडी असाइन करने के बाद उसके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं, है ना, मेमोरी स्पेस जो कि आप डेटा, जो भी आप स्टैक हीप एलोकेशन करते हो, अलग अलग टेक्निक्स हैं। फिर आप इनिशियलाइज करते हो पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यूनिट 3 में पढ़ोगे आप प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, उसको इनिशियलाइज करते हो, जिसमें आप प्रायोरिटी रजिस्टर्स के बारे में डिफाइन करते हो। फिर जो नई प्रोसेस होती है वो रेडी स्टेट में होती है, तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए शेड्यूल कर सकते हो। और चाइल्ड प्रोसेस को आप पेरेंट प्रोसेस के साथ लिंक करोगे टू मेंटेन द कनेक्शन। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या है कि जो पेरेंट प्रोसेस है वो मे कंटिन्यू रनिंग आफ्टर द चाइल्ड प्रोसेस, मतलब चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के बाद भी पेरेंट प्रोसेस जो है वो रन कर सकती है और वेट कर सकती है आफ्टर द चाइल्ड टू फिनिश आइदर वी। ठीक है, तो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, वो पेरेंट से रिसोर्सेज को इनहेरिट करेगा, ऑब्वियसली इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। पेरेंट जो है वो मल्टीपल चाइल्ड को क्रिएट कर सकता है, आप भी जानते भी हो, है ना, पेरेंट कैन क्रिएट मल्टीपल चाइल्ड्स। और उससे क्या होगा, ट्री फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे ये हो रहा है 2 3 फिर उसने प्रोड्यूस करे, तो ऐसे एक ट्री फॉर्म हो सकता है। अगर कोई पेरेंट टर्मिनेट कर देता है विदाउट वेटिंग द चाइल्ड, मतलब किसी प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है विदाउट वेटिंग द चाइल्ड, तो चाइल्ड क्या बन जाएगा, ऑर्फेन। ऑर्फेन मतलब भाई उस चाइल्ड को छोड़ दिया, है ना, तो देखो रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली अडॉप्टेड बाय सिस्टम प्रोसेस कॉल्ड लाइक जैसे इनिट इन यूनिक्स। तो ये एग्जांपल दे सकते हो आप जब आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बता रहे हो। तो देखो यूनिट 2 जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो हमने कर लिया फिनिश। आपने वीडियो यहाँ तक देखी है उसके लिए थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस वाली वेबसाइट पर जाओ, आपको लिंक नीचे मिल भी जाएगा पिन कमेंट में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सारे अपडेट्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट से ले लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, कमेंट किया करो और मुझे बताया करो वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया।